हाँ सर, आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है, आप कंटिन्यू रहें। जी जी। आज इस प्रतीक कॉलेज ऑफ एजुकेशन के बैनर तले आयोजित इस नेशनल वेबिनार में के मुख्य संरक्षक के तौर पर जेपी विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय माननीय फारूक अली जी, प्रतिकुलपति महोदय प्रोफेसर लक्ष्मी नारायण जी और मुख्य वक्ता के तौर पर उड़ीसा पुरी से माननीय दिलीप मंगराज जी, लखनऊ विश्वविद्यालय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लखनऊ विश्वविद्यालय से जुड़े डॉक्टर विवेकनाथ त्रिपाठी जी, चित्रकूट विश्वविद्यालय जगत गुरु राम भद्राचार्य चित्रकूट विश्वविद्यालय से जुड़े दुर्गेश कुमार मिश्र जी और प्रतीक कॉलेज ऑफ एजुकेशन के चेयरमैन माननीय मुकेश राय जी और कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर रंजन कुमार शर्मा जी। मैं इस कार्यक्रम के संचालक होने के नाते इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का यह कार्यक्रम जो आजीवन सीखना एक कभी खत्म न होने वाली प्रक्रिया और स्मार्ट बनने का एकमात्र विकल्प है, इस विषय पर जो वेबिनार का आयोजन किया गया है उस पर मुख्य वक्ता के तौर पर माननीय दिलीप मंगराज जी पूरी उड़ीसा से आप हैं। श्रीमान जी, आपसे निवेदन है आप आए और अपना विचार प्रस्तुत करें। माननीय दिलीप मंगराज जी। जय श्री जगन्नाथ। आज इस नेशनल वेबिनार में आप आज मुख्य वक्ता का हिसाब से मेरे को अपना वक्तव्य रखने के लिए एक मौका दिए हैं, इसलिए मैं सबका धन्यवाद करता हूं और सबका आभारी हूं। और जितना पार्टिसिपेंट है, वीसी, प्रो वीसी और जितने सारे गेस्ट हैं, सबको मेरा नमन जगन्नाथपुरी से। और चंदन जी सुन रहे हैं आप? ये सबको क्लियर है? सुन रहा है चंदन जी? जी जी सर, आपकी आवाज आ रही है। चलिए, तो ये शुरू करने से पहले मैं एक थोड़ा सा मंत्र से शुरू करूंगा और ज्यादा टाइम भी नहीं लूंगा, क्योंकि पिछले जितने सारे वेबिनार में चाहे हम गेस्ट बन के आए या हम एक पार्टिसिपेंट का रूप से ढाई 3 घंटा तो देखने वालों को और सुनने वालों को भी दिक्कत आती है, तो इसलिए मैं शुरुआत करने से पहले एक छोटा सा गायत्री मंत्र से शुरू करता हूं। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो आज का ये जो टॉपिक है बहुत वैल्यू टॉपिक है। मैं प्रिंसिपल सर जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि खास करके ये जो टीचर एजुकेशन है, ये टीचर एजुकेशन के लिए ये टॉपिक एकदम पूरा फिट करता है। लाइफ लॉन्ग लर्निंग a never ending process and the only option to be smart। ब्यूटीफुल टॉपिक। तो इस टॉपिक का ऊपर मैं 10 पॉइंट आपके सामने रखूंगा। आप टाइम भी देख लीजिए, मैं 10 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा। और ये 10 पॉइंट में मैं यही चाहता हूं कि ये जो टॉपिक है टू द पॉइंट, ये टॉपिक में हम आए और इसका लाभ सबको मिले। तो ये जो लाइफ लर्निंग ए नेवर एंडिंग प्रोसेस जो टॉपिक है, इसमें से पहला पॉइंट हम आपको ये बताना चाहेंगे कि टू बी ए लाइफ लॉन्ग लर्नर, आपको अगर बनना है, सारा जीवन अगर आपको सीखना है, तो नंबर 1 में रीड ऑन डेली बेसिस।
हर दिन आपको कुछ ना कुछ पढ़ना पड़ेगा। ये नहीं कि आप आज पढ़ लिए और फिर 15 दिन सो गए, भूल गए, ऐसा नहीं होगा। डेली 1 घंटा 1.5 घंटा आपको कुछ ना कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा। नंबर 2, अटेंड वेरियस एकेडमिक एक्टिविटीज सच एज, अभी आपका सेमिनार हुआ, वेबिनार हुआ, सिंपोजियम हुआ, वर्कशॉप हुआ। लेकिन बड़ी दुख की बात है कि 15 साल से मैं ये काम कर रहा हूं, मैं करीब 150 से ऊपर कॉलेज को गाइड कर चुका हूं ये NAAC और NB एक्रेडिटेशन के लिए। और आप जानकर खुशी होंगे कि नेशनल इंटरनेशनल लेवल में जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन यूएसए में है, मैं उनका वाइस प्रेसिडेंट भी था। और कुछ यूनिवर्सिटी को मैं विजिटिंग मेंबर बन के भी गया हूं। लेकिन मेरे को एक चीज में बहुत दुख हो रहा है कि बहुत सारा कॉलेज अपना अपना टीचर को ना वेबिनार अटेंड के लिए छोड़ते हैं, ना सेमिनार अटेंड के लिए छोड़ते हैं, ना वर्कशॉप अटेंड के लिए छोड़ते हैं, ना ओरिएंटेशन प्रोग्राम के लिए छोड़ते हैं। तो अगर एक टीचर को आप लोग ये मौका नहीं देंगे तो ये लाइफ लॉन्ग लर्निंग का जो टॉपिक आज हम लोग ने रखे हैं, ये कैसा सक्सेस होगा? एक टीचर जो पढ़ के आते हैं कॉलेज में, अगर उसी का उतना ही ज्ञान, सीमित ज्ञान रह जाएगा तो वो बच्चे को आगे जाके क्या पढ़ाएगा? तो इसलिए ये अटेंड वेरियस एकेडमिक एक्टिविटीज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 3, मेक ऑल योर डोर ओपन टू लिसन एंड वॉच। हम लोग क्या करते हैं, जब कोई वेबिनार होता है, कभी सेमिनार होता है, हम भी बहुत कॉलेज में सेमिनार में हम लोग गए हैं, तो क्या करते हैं टीचर लोग, फैकल्टी लोग, आजकल का नया जमाने का जो टीचर है, इधर वेबिनार चलता है, इधर सेमिनार चलता है, वो चुपचाप अपना मोबाइल खोल के बैठे हैं, अपना मोबाइल में ध्यान देते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि ऑलवेज ओपन योर डोर, मतलब ये आपका दरवाजा खिड़की नहीं, आपके शरीर में जो डोर है, आपका जो आंख है, कान है, उसको खोल के रखिए कि चलिए कुछ हो रहा है, हम उसको देखें, सुने और कुछ सीखें। 4 में आएंगे, बी हेल्दी फास्ट। आजकल का ये जो जमाना है, आप अगर अपना शरीर, अपना स्वास्थ्य को ठीक नहीं रखेंगे तो ये लाइफ लर्निंग प्रोसेस तो छोड़ दीजिए, कोई भी प्रोसेस आप अपना जीवन में कर नहीं पाएंगे। तो आपको स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। 5 में आऊंगा मैं, लर्न टू डाइवर्स एज पर द करेंट डिमांड एंड विजन। अब डाइवर्सिफिकेशन को भी एक नजरअंदाज मत कीजिए, उस पर भी जरूर ध्यान दीजिए। मेरा कहने का मतलब है, आप एक टीचर है, अभी इस पैंडेमिक में जो सिचुएशन है, मान लीजिए कोई टीचर का वो अपना नौकरी गंवा दिए, तो डाइवर्सिफाइड माइंड अगर उनका रहेगा तो वो कुछ ना कुछ अपना संसार को आगे बढ़ाते चले जाएंगे। अगर वो यही सोचेंगे कि मेरा तो नौकरी चला गया, हम क्या करेंगे, हम तो टीचर है, हम तो सब्जी बेच नहीं पाएंगे, हम तो टीचर है, हम तो बाजार में कुछ कर नहीं पाएंगे, तो ये बड़ा दिक्कत की बात। डाइवर्सिफाई इज अ मस्ट। तो इसलिए खाली आपको एक विषय में भी ज्ञान रखना अगर है तो ये नहीं चलेगा, आपको एक ऑलराउंडर बनना पड़ेगा। आपको शिक्षा का साथ साथ ऐसा कुछ टेक्निकल चीज आपके पास रहना चाहिए कि कभी भी जरूरत पड़े आप उसको इस्तेमाल कर सकें। 6 नंबर में, लव योर लर्निंग एक्टिविटीज नॉट बाय फोर्स बट बाय योर ओन विल। किसी ने अगर आपको जबरदस्ती धकेल के बोलते हैं कि तुम बैठ के पढ़ो, तुम सीखो, ये कभी नहीं होगा। अगर जबरदस्ती कोई काम आपको करवाते हैं स्कूल में या कॉलेज में या आपका प्रिंसिपल ने या आपका मैनेजमेंट में, वो काम आगे ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। ट्राई टू लव इट। वो काम को आप प्यार कीजिए, तब जाके वो काम में सक्सेस होंगे और वो काम बहुत अच्छी तरह होगा। क्योंकि हम इसलिए बोल रहे हैं कि जितने सारे बीएड कॉलेज को हम अभी गाइड कर रहे हैं NAAC के लिए, हम बहुत खुश हैं कि अभी बिहार में करीब 2-3 कॉलेज ऐसे हैं जो एंटायर बिहार में ये एक्रेडिटेशन के लिए बहुत अच्छा स्टेप ले रहे हैं। खास करके मैं प्रतीक बीएड कॉलेज का बात कर रहा हूं। जब उनका कॉलेज हमने विजिट किए थे पहला बार, आप विश्वास करें या नहीं करें, हम देख के चौंक गए कि एक मीटिंग में एक हॉल में करीब 1000 से ऊपर स्टूडेंट्स वो हॉल में बैठे हुए थे और इतना डिसिप्लिन था उस हॉल में।
हम करीब 100 से ऊपर कॉलेज काम कर चुके हैं, आज तक नहीं देखे। और हम वो चेयरमैन जी को हम यहीं से सलाम करते हैं, इतना पॉजिटिव माइंडेड है, वो खोल के मेरे को बोल दिया कि दिलीप जी, बीएड कॉलेज के लिए जितना भी जरूरत है, जो भी जरूरत है, आप और प्रिंसिपल मिलकर उसको आगे बढ़ाइए। आज ए चेयरमैन, आज ए मैनेजमेंट, मैं पूरा आपको साथ दूंगा। इसलिए मेरा कहने का मतलब है कि अगर ये चीज को हम प्यार नहीं करेंगे तो ये चीज को हम आगे ले नहीं पाएंगे। अगर खाली हम लोग प्रॉफिट देखेंगे, नहीं ये हमने कॉलेज किए हैं, हमको इसमें प्रॉफिट चाहिए, तो ये ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। हमको उसमें क्वालिटी भी देखना है, हम उसको बच्चे का फ्यूचर भी देखना है, हम लोग को टीचर का फ्यूचर भी देखना है। 7 नंबर, टेक चैलेंजेस। कोई भी चीज अगर आप करते हैं, चैलेंज अगर नहीं लेंगे, यू कैन नॉट डू इट। अगर पढ़ना है तो यू टेक ए चैलेंज। हमको ये किताब 2 दिन में खत्म करना है। पीएचडी करना है तो चैलेंज लीजिए, हमको इतने टाइम में अपना पीएचडी खत्म करना है। पब्लिकेशन करना है, एक चैलेंज लीजिए, क्या हमको इतना कम दिन में पब्लिकेशन करना है। आप जानकर खुशी होंगे कि पहला लॉकडाउन में जब सारे चीज बंद हो गया, तो ये जगन्नाथ जी का ये आशीर्वाद है कि हमने इस लॉकडाउन में अपना एकदम एक भी मिनट टाइम बर्बाद नहीं करके प्रभु जी का किताब लेकर आओ। तो मेरा कहने का है, हम चैलेंज नहीं है कि नहीं, हम एक चैलेंज लेंगे, कुछ लिखेंगे, प्रभु जी का किताब, कुछ गीत। यही मेरा किताब है जो ये ऑलरेडी इनॉग्रेटेड हो चुका है, अपना लैंग्वेज में हमने लिखे हैं इसको, फिर भी अभी मेरा लेखा चालू है। तो जब तक आप चैलेंज नहीं करेंगे, यू कैन नॉट अचीव योर गोल, नॉट एट ऑल। एंड एवरीबडी, दिस माय काइंड रिक्वेस्ट टू each and every stakeholders, each and every participant, those are in the webinar, watching me, listening me, that whenever you are planning to start anything, first you see that you must take it a challenge. It must be target oriented. Then I'll come to the point number 8. Try to transform yourself. Then you can transform others for their lifelong learning. जब आप खुद को ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे तो आप दूसरों को ट्रांसफॉर्म कैसा करेंगे? आप अपना स्टूडेंट को ट्रांसफॉर्म कैसा करेंगे? अब तो खुद ट्रांसफॉर्म नहीं है। आप मान लीजिए ये टीचिंग लर्निंग प्रक्रिया, आपका जो चौक एंड डस्टर है, कल बंद हो जाएगा। यूनिवर्सिटी या एचआरडी बोलेंगे नहीं, और चौक एंड डस्टर में पढ़ाया नहीं जाएगा। टोटल लेटेस्ट टीचिंग लर्निंग में हर टीचर को पढ़ाना है। तो ये जो चीज आप ट्रांसफॉर्म आप करेंगे बच्चे में, आईसीटी क्या लेवल पे, वर्चुअल लेवल पे, जब आप खुद ट्रांसफॉर्म नहीं होंगे, खुद नहीं सीखेंगे, तो ये आगे बच्चे को आप क्या सिखाएंगे? वो चाहे आपका व्यवहारिक रूप हो, या आपका ज्ञान हो, या आपका रिसर्च हो, तो ये जब आप खुद को ट्रांसफर नहीं करेंगे एज ए लाइफ लॉन्ग लर्निंग के हिसाब से, ये हो नहीं पाएंगे। तो टीचर लोग क्या करते हैं, अपना बीएड कर लेते हैं, एमएड कर लेते हैं, फिर जाके कोई स्कूल में नौकरी कर लेते हैं और सोचते हैं कि हम लोग का पढ़ाई तो खत्म हो गया, और तो हमको आगे पढ़ना नहीं है, अभी तो हमको सिर्फ पढ़ाना ही है। खासकर डिग्री कॉलेज में भी जो है, उन लोग का भी यही सोच है कि हम लोग पीजी कर लिए अपना अपना सब्जेक्ट में, एक नौकरी तो मिल गया 20-22-25 हजार का ये यूजीसी का, और आगे पढ़ने का क्या जरूरत है? नहीं, ये एक लाइफ लर्निंग है, इसका एंडिंग कभी नहीं है। आपको रिसर्च करना है, आपको पब्लिकेशन करना है। अब चलिए, कितना कॉलेज को अभी नाक में जो ग्रेड नहीं मिल रहा है, सिर्फ इसी का कारण से ही नहीं मिल रहा है, ना उनका पास पब्लिकेशन है, ना उनका पास रिसर्च है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तो इसीलिए आपको ये जो चीज है, ट्रांसफॉर्मेशन आपको खुद करना है। 9 नंबर जो पॉइंट मेरा है, नेवर लेट टू स्टार्ट एनी गुड थिंग। सोचिए मत, रावण जैसे सोच रहा था कि हम सीढ़ी बनाएंगे स्वर्ग को, सोच के रावण ने खुद स्वर्ग चला गया, लेकिन सीढ़ी बना नहीं पाया। इसलिए कोई भी चीज अगर आप सोचते हैं कि हम स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट इमीडिएटली। प्रिंसिपल ने सोचे कि हम नाक करेंगे, इमीडिएट ही स्टार्ट,
immediately he invite me, immediately we arrange a meeting, और प्रिंसिपल का सोच, चेयरमैन का सोच, सबका सोच एक साथ मिल गया और नाक में हम लोग काम स्टार्ट किए और ये प्रतीक कॉलेज का सेकेंड वेबिनार है। बिहार में भी कुछ कॉलेज ऐसे हैं जो शुरुआत कर चुके हैं। मैं वाइस चांसलर को इसलिए धन्यवाद दूंगा कि वो इस सब कॉलेज को हेल्प करे और जितना सारा बीएड कॉलेज है आगे आए और अपना अपना कॉलेज को मूल्यांकन कराए, क्योंकि जो नया एजुकेशन पॉलिसी आ रहा है उसको आप एक बार बहुत अच्छी तरह पढ़ लीजिए। अगर एक्रेडिटेशन होगा तो आपको क्या फायदा मिलेगा, एक्रेडिटेशन नहीं होगा तो आपको क्या नुकसान होगा, ये क्लियरली लिखा है, ये हम नहीं पढ़ा रहे हैं। तो नेवर लेट। मेरा लास्ट पॉइंट है एटीट्यूड टू बी स्मार्ट, क्योंकि ये आपका जो टॉपिक है इसमें क्लियरली लिखा है, बहुत अच्छा टॉपिक है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग ए नेवर एंडिंग प्रोसेस। यस, हम भी मानते हैं लाइफ लॉन्ग लर्निंग इज ए नेवर एंडिंग प्रोसेस एंड द ओनली ऑप्शन टू बी स्मार्ट। भाई लाइफ लॉन्ग लर्निंग अगर करेंगे तो स्मार्ट कैसा बनेंगे? स्मार्ट तो हम टाई पहन के बनते हैं, स्मार्ट तो हम कोट पहन के बनते हैं, स्मार्ट तो हम लिपस्टिक लगा के बनते हैं। नहीं, ये स्मार्ट आपको दिखावा वाले हैं, ये स्मार्ट आपका शरीर का है, ये स्मार्ट आपका फिजिक्स जो है, फिजिक है उसी का है। ये स्मार्ट आपका एक्चुअली स्मार्ट नहीं है। एक आदमी तब स्मार्ट बुलाता है जब वो आदमी का नॉलेज है हर चीज में। तो इसलिए आपको स्मार्ट बनना है तो बी नॉलेजेबल। और एक चीज हम हर कॉलेज में बोल के आते हैं कि ये जो एक्रेडिटेशन प्रोसेस शुरू हुआ है, हर टीचर को हम बोल के आते हैं कि भाई ये नाक के बारे में पढ़िए। आप एक टीचर होते हुए भी ऐसा यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी है, ऐसा अपॉर्चुनिटी इसमें छुपा हुआ है, आप सोच भी नहीं सकते। मैं आपको पूरा गाइड करने के लिए तैयार हूं, मैं पूरा आपको साथ देने के लिए तैयार हूं, अगर आप नाक का पूरा सिस्टम पढ़े तो। क्योंकि कल ये टीचरशिप करते हुए भी अगर आप एक्रेडिटेशन का काम में हाथ बटाएं हम लोग का साथ या खुद करें, उसमें भी बहुत सारे हेल्प, फाइनेंशियली फ्रीडम आपको मिल पाएगा। तो योर एटीट्यूड शुड बी स्मार्ट फॉर एजुकेशन, योर एटीट्यूड शुड नॉट बी स्मार्ट फॉर ए वेरी गुड फिजिक्स। ओके, तो मैं और ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि बहुत सारे स्पीकर भी हैं, तो इसी में मैं आपका वक्तव्य का अंत करता हूं। जय जगन्नाथ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय दिया और आपकी बातें काफी अच्छी लगी। सर आपसे इससे पूर्व जब मुलाकात हुई थी आपके बारे में जान करके अच्छा लगा था, और आपने जो मोटिवेशन दिया था, जो सीखने और सिखाने की प्रक्रिया के अंतर्गत या जानने के अंतर्गत, वह काफी सराहनीय था। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे सभी लोग आपके इस विचार से सहमत होंगे और अपने जीवन में इसको उतारने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। अब इस कार्यक्रम के अगले कड़ी में मैं डॉक्टर विवेक नाथ त्रिपाठी सर से निवेदन करूंगा कि आए और अपने विचार प्रस्तुत करें। आप सर डॉक्टर भी I'm audible? मीर बहादुर जी सर, मेरी आवाज आ रही है? जी Bahadur, thank you for inviting me to express the view regarding lifelong learning. I am also thankful to the chairman of the principal, Rai Sahab, chairman, and Dr. Sharma, principal of the college, for inviting me to this discourse regarding lifelong learning. नाम अभी दिख नहीं रहा है सर, चलेगा क्या? मंगरा जी।
हाँ, दिलीप मंगराज जी थे। हाँ, not have been, हाँ, दिलीप मंगराज सर ने बहुत ही अच्छे तरीके से लाइफ लॉन्ग लर्निंग के बारे में बताया। कहने का मतलब यह है कि a lot has been spoken by the previous speaker regarding the lifelong learning in very lucid, very easy language. So I am not going to extend it more. But जब पहली बार मैंने इस ब्राउज़र को देखा और टॉपिक को देखा विदाउट डिस्कसिंग द एक्सपर्ट, lifelong learning, never ending process, only the option to be smart. How they select, कैसे उन्होंने इस टॉपिक को सेलेक्ट किया होगा, it is very difficult to answer what is the option only to be smart, what is actual meaning stand for smart. तो जिन्होंने भी इस टॉपिक को सेलेक्ट किया होगा, मैं उनको इस बात के लिए भी साधुवाद, बधाई देता हूं कि अच्छा टॉपिक चूज किया। बट क्या है लाइफ लॉन्ग लर्निंग? अगर हम लोग बात करें तो लर्निंग, लाइफ लॉन्ग लर्निंग और टू बी स्मार्ट, दीज आर द कॉन्सेप्ट कवर अंडर द टॉपिक लर्निंग। बीएड में हम सभी विद्यार्थी पढ़ते भी हैं और हम जो मेरी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी है लर्निंग को जब हम देखते हैं तो हम कहते हैं कि लर्निंग जो है 4 कंडीशंस हैं उसकी। लर्निंग कैन टेक प्लेस विद द 4 कंडीशन। When we are going to discuss about the lifelong learning, तो जब इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, आप जानते भी हैं एजुकेशन को भी अक्सर हम लोग पढ़ते हैं कि ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। हाउ कैन वी से दैट इज अ जीवन लाइफ लॉन्ग प्रोसेस? यू नो द एग्जांपल ऑफ अभिमन्यु, वो तो बर्थ में सीख लिया था, बिफोर बर्थ, व्हेन द टाइम ऑफ फिटल्स, जब भ्रूण उनकी थे। तो ये नॉट ए लाइफ आफ्टर बर्थ विल एंड। हम तो और भी कर सकते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा, हालांकि थोड़ा सा लाइट जैसा है। एक मैसेज आया, वन फ्रेंड आस्क्ड टू अनदर फ्रेंड दैट्स माय चाइल्ड इज 3 year old, my child is 3 year old, friends kindly suggest the best coaching institutions, kindly suggest the best coaching institution for my child. उसका फ्रेंड रिप्लाई करता है, यार यू आर टू लेट, यू आर टू लेट। तो वो सोचिए कि किस सेंस में कर रहा, कि वो एम्बिशंस है, हमारी महत्वाकांक्षाएं हैं जिसकी वजह से वो कर रहा था। लेकिन मैं जिस लाइफ लॉन्ग लर्निंग और टू बी स्मार्ट, क्योंकि बीएड के विद्यार्थी हैं, आई थिंक और भी बहुत सारे लोग जो जुड़े होंगे, हमारा जो लाइफ लॉन्ग लर्निंग का कॉन्सेप्ट जब इंट्रोड्यूस हुआ इसको 1996 या 1991 के आसपास डेनमार्क में, और उसके बाद जिसको हम लोग सबसे ज्यादा पढ़े और जाने, डॉलर कमेटी यूनेस्को की रिपोर्ट जिसको हम लोग लर्निंग ट्रेजर विद इन के नाम से जानते हैं, उसने भी 4 पिलर सजेस्ट किया। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट कि 4 कंडीशंस लर्निंग की, और एजुकेशन के भी 4 स्तंभ बताए गए जो कि जैकिस डॉलर की रिपोर्ट में स्टैंड करते हैं। और हम ये भी जानते हैं, अल्बर्ट आइंस्टाइन को हम सब लोग सुनते हैं, और वो कहते भी हैं कि जिस दिन हम पढ़ना, जिस दिन हम सीखना बंद कर देंगे, उस दिन हमारा पतन, यानी हम वी आर इन पाथ ऑफ डाइंग की तरफ हम अग्रसर हो जाएंगे। तो जो डॉलर कमेटी की रिपोर्ट आई, डॉलर कमेटी की रिपोर्ट 4 पिलर्स एजुकेशन के सजेस्ट किए, और जो मैं लर्निंग की कंडीशन की बात कर रहा था वो 4, जिसमें पहली कंडीशन जो है कॉन्टिग्यूटी। जब हम उसको देखते हैं, क्योंकि टाइम का मुझे पता नहीं है, तो कॉन्टिग्यूटी दैट इज एसोसिएशन बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। सपोज आप देखे होंगे कि जब बच्चा गर्भ में होता है ना, और वो धीरे धीरे मदर फादर की आवाज को रिकॉग्नाइज करने लगता है,
और जैसे ही वो रिकॉग्नाइज, जब उसका लेवल इस तरीके से बढ़ जाता है, मदर कुछ बोलती है, तो वो विद इन द जिसको बोलते हैं पेट में ही वो पैर चलाना या मूवमेंट करना शुरू कर देता है. Contiguity, that is a same things like association between stimulus and response. When we are presenting the stimulus, that response will definitely come. And the first Dollar Committee suggested that the first pillar of education is learning to know. Parallel में दो बातें लेकर के चल रहा हूं, learning, condition of learning, and the second thing is four pillar of education, both. कैसे learning to know, जिसको बहुत सारे लोग जानते होंगे, तो I'm not going to teach, बस कुछ ऐसे नाम बताने के लिए या कुछ कॉन्सेप्ट जो बीएड के हैं. ये हमारा एक जैक डॉलर की रिपोर्ट आई, जिसको हम लोग लर्निंग ट्रेजर विद इन के नाम से जानते हैं. उसने 4 पिलर शिक्षा के सजेस्ट किए, और वो 4 पिलर लाइफ लॉन्ग लर्निंग के ही कह लीजिए कि उसके बाद हम उस कॉन्सेप्ट को शुरू करना, उस कॉन्सेप्ट पे बात करना चालू किए. तो पहला जो कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ, लर्निंग टू डू, यानी लर्निंग टू नो, यानी जानना, एक्वायर ऑफ नॉलेज. और आज की डेट में जिसके पास इंफॉर्मेशन है वो सबसे बड़ा पावरफुल है. और दूसरा जो उन्होंने किया, लर्निंग टू लिव टुगेदर. और दूसरी तरफ जब लर्निंग कंडीशन पे जब हम हेलो विवेक सर, सॉरी, माफी चाहेंगे. राणा जी, आप दुर्गेश कुमार मिश्रा हमारे वक्ता के तौर पर चित्रकूट विश्वविद्यालय से हैं, और महिला विश्वविद्यालय वाराणसी से डॉक्टर निधि मिश्रा जी हैं. उनको ज्वाइन करें. वो लोग वक्ता के तौर पर हैं और किसी कारणवश वो लोग रिमूव हो गए हैं और ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं. राणा जी, अगर मेरी आवाज आपको आ रही हो तो दुर्गेश कुमार मिश्रा जी हैं और डॉक्टर निधि मिश्रा जी हैं, इनको आप ज्वाइन कर लें. सॉरी विवेक सर, कंटिन्यू हो जाइए. धन्यवाद वीर बहादुर. तो हम लोग बात कर रहे थे कंडीशन और 4 पिलर ऑफ एजुकेशन की, कैसे एक दूसरे से रिलेटेड हैं और हम कहीं भी उसको समाप्त होना देख नहीं रहे हैं. यही हमारा टॉपिक है. ओनली ऑप्शन टू बी स्मार्ट, यहाँ तक पहुंचना है. टाइम बहुत लगेगा, हालांकि पता नहीं वीर बहादुर कितना समय दिया है मुझे. सर है समय आपके पास? है सब 45 मिनट बोलिए सर. ठीक है, तो ठीक है. तो हम लोग बात कर रहे थे कि जो दूसरी कंडीशन है, वो जो लर्निंग की जो दूसरी कंडीशन है, जिसको हम लोग बोलते हैं रीइंफोर्समेंट प्रैक्टिस. रीइंफोर्समेंट प्रैक्टिस बहुत सारे बीएड के बच्चे सुने होंगे, पुनर्बलन जिसको हम लोग बोलते हैं. प्रैक्टिस मतलब प्रयास. और पेपर और इंक वाला जो मंगवाया है तो इंग्लिश पेमेंट कीजिएगा कंटिजेंसी. नेट पैक वगैरह जो ये दिखाया कॉलेज वेबसाइट, क्या विश्वविद्यालय से डिमांड जाता है, वहाँ से आता है पैसा? हाँ सर, ये भैया तो डिमांड तो ट्रांसफर के लिए कहाँ पे, तभी तो ट्रांसफर लेने के लिए तो आपका डिमांड लेने के लिए इमरजेंसी तैयार नहीं है. ट्रांसफर के कम से कम दे दें, कितना पैसा ये वेबसाइट के लिए. सुनाई होता है इसका किया नंबर 1. 3 बार तो उसको बोले कि दोनों रिक्वेजिशन उठा के भेज तो देंगे, कम से कम रिजल्ट तो रहेगा कि हम आपको डिमांड दे दिए. उसके प्रत्याशा अगर आप करना चाहिएगा तो इसे कर दीजिएगा, लेकिन पहले चिट्ठियां भेज तो दें, पहले डिमांड. नेट पैक और कॉलेज वेबसाइट बोल रहे हैं मनीष पेमेंट होता है, ठीक है, जो बोल रहे हैं वो तो मैं जानता है. हेलो, हमने बिल में विवेक सर, हाँ, ये आपका जूम जो है, हेलो वीर बहादुर. जी सर, जी. ये जूम जो है कुछ 40-45 मिनट के बाद बंद हो जाता है ना. फ्री वर्जन ऑफ जूम आर यू यूजिंग? अच्छा सर. ओके. हाँ, वो फिर कंटिन्यूटी जो है डिस्टर्ब हो जाती है. तो हम लोग बात कर रहे थे कि जो है 4 पिलर ऑफ एजुकेशन और लर्निंग का,
reinforcement practice, and the next condition of learning, that is a generalization or तब तक हमको लर्निंग के पास जाना होगा, चाहे वो जिसकी बात वो कर रहे थे कि टेक्नोलॉजिकल इनपुट के कारण हो, नॉलेज में रिवैल्यूएशन हो, ज्ञान में क्रांति आए, या तकनीकी का विकास हो, या इनोवेशन हो, या साइंस की कोई बात हो, या कोई नया, अभी जैसे आप हम लोग जो है जूम मीटिंग पे क्लासेस ले रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, ओनली वन थिंग्स, हमने क्या किया, चेंज किया. और you know very well that number of participants, they don't know how to use Zoom and how to use different virtual modes software. लेकिन कब हमने सीखना, जैसे ही पैंडेमिक आया उसके बाद हम अपने आप को अडॉप्ट करना शुरू किया, इन ऑर्डर टू कोलैबोरेट लाइफ लॉन्ग लर्निंग. अगर आप परिवर्तन करना चाहते हैं तो चेंज के हिसाब से चलना पड़ेगा. और चेंज किसके में, उसके लिए जैसे उन्होंने बहुत सारे पॉइंट्स बताए. मैं कहता हूं द फर्स्ट पॉइंट, नो अबाउट योरसेल्फ. आप अपने बारे में जानिए. अगर टू बी स्मार्ट की बात हो तो हम कई बार जब लेकर देते हैं तो स्मार्ट में एक मुझे याद है कहीं मैंने बोला था मंत्रा फॉर स्टूडेंट्स. तो मंत्रा फॉर स्टूडेंट्स में जब मैंने बात की थी तो उसमें इस बात का जिक्र किया था, एस मतलब स्पेसिफिक, एम मतलब मेजरेबल, आर मतलब रिलेवेंट, और टी जो है इसका मतलब टाइम बाउंड. अगर आप कॉन्सेप्ट में देखेंगे तो सेल्फ मॉनिटरिंग, एनालिसिस, रिपोर्टिंग एंड टेक्नोलॉजी, इसको और भी फॉर्म में अगर आप देख सकते हैं. स्मार्ट को अगर आप एनालाइज करें तो कह सकते हैं कि stand for ready, stand for ready to learn, stand for making reading today. Number of analysis you can do as per the your knowledge. तो ये जो जिसकी हम बात कर रहे थे, टू बी स्मार्ट, किसके मामले में स्मार्ट बनना है, तो उसके लिए पहले मैंने कहा कि नो अबाउट योरसेल्फ. और इसके बारे में मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे लोग, हमको पता ही नहीं होता कि हम क्या हैं. विदाउट नोइंग हम अपने बारे में बिना जाने दूसरे के बारे में जानने की कोशिश करते हैं. वो एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट है कि ट्राई टू रीड एटलीस्ट वंस इन अ डे. अपने बारे में पढ़ने की कोशिश करिए. अगर आप ऐसा करते हैं तो आप समझिए करना चाहते हैं. yourself, need confidence. कोई डिस्टर्ब कर रहा है क्या वीर बहादुर? राणा जी थोड़ा सा सबको म्यूट कर दीजिए, ऑल म्यूट मार दीजिए. ठीक है सर, मार देता हूँ. ठीक है. तो हम लोग बात कर रहे थे कि नो अबाउट योरसेल्फ. जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि आप कौन है, उद्देश्य क्या है. विद्यार्थी अगर आप देखेंगे तो मैं तो अक्सर बात करता हूं कि 4 तरह के विद्यार्थी हैं. एक ऐसे विद्यार्थी जिनको पता ही नहीं है कि जीवन में क्या करना है,
और इस जीवन का मतलब क्या है। लाइफ लॉन्ग लर्निंग का कॉन्सेप्ट है कि इन एनी फॉर्म ऑफ एजुकेशन, whether the form belong from formal, informal, non formal, कहीं से भी किसी भी रूप में, विद इन द स्कूल, आउटसाइड द स्कूल, कहीं से भी कुछ सीखने को लिए मिलता है, कहीं से भी हम कुछ सीखते हैं, दैट कम अंडर द लाइफ लॉन्ग लर्निंग, कम अंडर। बनाने से पहले मुझे नहीं पता था कि इसको कैसे बनाते हैं, लेकिन फिर मैंने बनाया जाता है। तो नो अबाउट योरसेल्फ, यू कैन डू एवरीथिंग, यू कैन डू एनीथिंग। मैं आपको बताऊं कि एक बार एक स्टोरी विवेकानंद जी कहते हैं, उनका एक सत्य था। हेलो, उसे कहते हैं, मेरी आवाज आ रही है वीर बहादुर? तो मैं एक स्टोरी बता रहा था कि विवेकानंद जी ने एक बार क्या किया, विवेकानंद के गुरु ने, वहां पे कुछ ऐसा प्रवचन चल रहा था और उसके बाद प्रसाद वितरण का कार्यक्रम था। तो जब प्रसाद वितरण होने लगा तो विवेकानंद ने कहा, विवेकानंद के जो गुरु थे उन्होंने कहा कि ये प्रसाद बांट दो सब में, लेकिन मेरी एक शर्त है। पूछे क्या शर्त है? बोले शर्त है कि ये प्रसाद सबसे पहले उसको देना जिसपे तुमको सबसे ज्यादा विश्वास हो। तो जब वो उस प्रसाद को बांटते हैं तो सबसे पहले अपने आप को लेते हैं। तो उनके गुरु पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया? तो उन्होंने कहा कि मैं तो सबसे पहले अपने आप को विश्वास करता हूं। कैसे आप सक्सेस जानिए, अपने पर विश्वास करना शुरू करिए। नेवर कंपेयर योरसेल्फ टू एनीवन। इफ यू आर कंपेयर योरसेल्फ टू एनीवन, यू आर गोइंग टू इंसल्ट योरसेल्फ। तो और एक बात ये भी है कि कोई भी सक्सेसफुल जो लोग हैं ना, उनको अगर आप देखेंगे तो एवरी सक्सेसफुल पर्सन हैव ए पेनफुल स्टोरी एंड एवरी पेनफुल स्टोरी हैज सक्सेसफुल एंडिंग। तो कोई भी व्यक्ति सफल है, चाहे आप टाटा को ले लीजिए, धीरू को ले लीजिए, किसी भी मार्क्स जुबर्ग को ले लीजिए, स्टीव जॉब्स को ले लीजिए, उनके बारे में जब आप पढ़ेंगे तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि उन्होंने कितना संघर्ष किया है। तो कोई भी सफलता, कोई भी, जिसको हम लोग स्मार्ट का नाम देते हैं, स्मार्ट का मतलब क्या है? आप अपने आप को अपडेट रखना, अपग्रेड करना एज पर द चेंज अराउंड यू। जो भी परिवर्तन आपके साथ हो रहा है उसके साथ में अपने आप को परिवर्तित करते रहना, अपग्रेडेशन करते रहना। अगर आप ऐसा कर पा रहे हैं तो टू बी स्मार्ट आप रह सकते हैं। तो जिसकी मैं बात कर रहा था कि उसका हम क्या करते हैं, हम अपने आप को जानने की कोशिश नहीं करते, हम अपने आप को समझने की कोशिश नहीं करते कि हम कैसे हैं, क्या हमारी एबिलिटी है। स्मार्ट जिसकी हम बात कर रहे थे, बिना जाने कि हम कौन है हम टारगेट फिक्स कर लेते हैं, विदाउट नोइंग द कैपेबिलिटी, विदाउट नोइंग द कॉम्पिटेंसी, कि हमारी क्षमता क्या है, और हम एक लक्ष्य से जो है तय कर लेते हैं और बाद में जब उसको अचीव नहीं करते तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। लेकिन तब भी हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। मुझे फिर एक और स्टोरी जो है बस सुनाऊंगा, उसके बाद बहुत सारे बातें जो है हैं, अगर आप उसको बेटा, तो एक बहुत अच्छी किताब मैंने पढ़ी थी ओशो की, कुछ लोग जानते होंगे, आचार्य रजनीश की। उनकी किताब है सत्य की खोज। उसमें एक बार लिखते हैं, भ्रम से परतंत्रता से स्वतंत्रता की ओर, और एक बार एक चैप्टर लिखते हैं स्वयं को जानो। तो उसमें जब वो जिक्र करते हैं तो वो कहते हैं कि दो ग्रुप था
और एक बार मैं एक साधु जो है एक गांव से गुजर रहा था, और गुजरते गुजरते लोग देखे तो उसे पूछे कि ये बड़ा विद्वान आदमी है, इसको पता होगा कि संसार में ईश्वर कौन है। तो जाते हैं उससे पूछते हैं कि ये बताओ ईश्वर कौन है। तो साधु पूछता है कि क्या तुमको पता है कि ईश्वर है? तो लोग कहते हैं नहीं नहीं मुझे नहीं पता है कि ईश्वर है। तो बोले जब जिसका पता ही नहीं कि ईश्वर है या नहीं उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? वो लोग चले गए वापस। फिर थोड़ी देर बाद, थोड़े दिनों बाद वो जाते हैं और पूछते हैं, दो ग्रुप बना लेते हैं। एक ग्रुप ये कहता है कि हम लोग कहेंगे कि ईश्वर है, एक ग्रुप कहता है कि हम लोग कहेंगे कि ईश्वर नहीं है, और वही प्रश्न उससे पूछते हैं ये बताओ ईश्वर है या कि नहीं। ठीक है, तुम बताओ तुम लोग जानते हो कि ईश्वर है या नहीं। तो एक ग्रुप कहता है कि हाँ मुझे नहीं पता है कि ईश्वर है या नहीं। एक ग्रुप कहता है हाँ मुझे पता है। बड़े मूर्ख हो। जब एक तीसरी बार आते हैं फिर वही प्रश्न और पूछते हैं बता दो भैया, अब तो बता दो ईश्वर है या नहीं। तो क्या ये सुना है ना कि संसार प्रत्येक, हम लोग सुनते हैं कि हर व्यक्ति के अंदर ईश्वर का निवास है। कहते कभी अपने अंदर झांकने की कोशिश की? तो पर्सपेक्टिव क्या है अपने अंदर झांकने का? मतलब तुम बिना अपने आप का अध्ययन किए, बिना अपने आप को जाने, दुनिया में तो इतना नॉलेज है कि हम उस नॉलेज, उस ज्ञान का जो भंडार है उसको इस जीवन में, एक जीवन में पढ़ ही नहीं सकते। हम अपने जीवन का मुश्किल से अपने ब्रेन का 2 से 3% ही इस्तेमाल करते हैं। तो वीर बहादुर मैं कंक्लूड करूंगा, और भी स्पीकर होंगे आपके पास। सो ओनली टू बी ऑप्शन स्मार्ट ये है कि आपको अपडेट करना पड़ेगा। यू हैव टू चेंज योर सेल्फ, हैव टू आइडेंटिफाई योर गुड क्वालिटी, हाउ यू कैन अपग्रेड योर सेल्फ एज पर द चेंज इन दिस यूनिवर्स। इस संसार में जो परिवर्तन हो रहा है उसको, उस परिवर्तन के अनुसार अपने आप को बदलिए। लाइफ लॉन्ग लर्निंग ये है। जो एक्सपेक्टेशन है, एक बार अनएक्सपेक्टेड थिंग्स हमारे सराउंडिंग में आ जाती है, वो लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए कंपेल करती है हमको। यू हैव टू इंक्रीज योर प्रोफाइल, यू हैव टू इंक्रीज योर पर्सनालिटी। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो यू टू बी स्मार्ट, यू मे बी स्मार्ट, यू कैन बी स्मार्ट, बट डिपेंड अपॉन द upgradation yourself with respect to knowledge, with respect to technology, with respect to research, with respect to personality, with respect to scientific innovation. That will decide you are smart or not. तो वीर बहादुर, इन बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा कि आप परिवर्तन के साथ चलिए। जो परिवर्तन हो रहा है उसके हिसाब से अपने व्यक्तित्व में परिवर्तन लाइए, और वो तब तक संभव नहीं है क्योंकि देखिए सफलता एक दिन की देन नहीं होती है। जिसको हम लोग बोलते हैं कि जो है सफल होना, तो वो एक दिन में नहीं मिलता है। इसके लिए बहुत ज्यादा कॉम्पिटेंसी होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और ये सारी चीजें वो कहते हैं ना कि एक दिन में नहीं हो पाएगा। एम्बिशंस होना चाहिए। हार्ड वर्क जब हम करते हैं तो वो सम टाइम लगता है कि ये बहुत ही चैलेंजिंग है, बट लेकिन जब सफलता मिलती है उसके बाद पता चलता है कि नहीं, इट इज वेरी एंजॉयबल वर्क। तो जिसको कहते हैं ना कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। तो अदरवाइज वही मिलेगा जो अब तक मिलता आया है। तो इसलिए विवेकानंद जी इसके लिए कहते हैं कि योर लाइफ इज योर स्टोरी, प्लीज राइट इट वेल, आल्सो एडिट इट वेल, टेक अप द वन आइडिया, मेक इट द मिशन। एक विचार को पकड़ो, उसको लक्ष्य बनाओ, तो जीवन पर्यंत अधिगम, जीवन पर्यंत लर्निंग तो चलती ही है। अभी भी हम लोग सीख रहे हैं और आप देख रहे हैं। इसके लिए आप लोगों को अपने सराउंडिंग में, अपने आसपास जो भी परिवर्तन हो रहा है उस परिवर्तन के हिसाब से अपने आप को चेंज करना इज अ पार्ट ऑफ लाइफ लर्निंग। धन्यवाद। ओवर टू वीर बहादुर। अगेन आई एम थैंकफुल टू द प्रिंसिपल एंड चेयरमैन फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। कुछ लोगों का
कुछ लोग कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज वीर बहादुर यू कैन इनवाइट अनदर स्पीकर। थैंक्स फॉर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय दिया। विवेक सर, आपसे एक और निवेदन रहेगा, बहुत सारे श्रोता आप लोग को आपको सुन रहे हैं और पिछले कार्यक्रम में भी आपको सुना गया था। मैं आपसे एक सबके समक्ष एक निवेदन करना प्राचार्य जी के द्वारा ऐसा कोई निर्देश प्राप्त होता है और ऐसे कार्यक्रम का आयोजन पुनः कॉलेज परिवार के द्वारा कराया जाता है, तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि एक बार और अपना कीमती समय देने का कष्ट करेंगे। विवेक सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, नमस्कार आपको सभी को, नमस्कार। और निश्चित रूप से शिक्षक का कार्य ही है, विदाउट लर्निंग यू कैन नॉट टीच, विदाउट टीचिंग यू कैन नॉट लर्न। तो बिना शिक्षण के आप सीख नहीं सकते और बिना सीखे आप लर्न जो है टीच नहीं कर सकते, जिसको हम लोग जो चूंकि बीएड के सारे विद्यार्थी हैं वो जानते हैं और इस बात को जानते भी होंगे कि बिना सीखे हम अच्छा शिक्षण नहीं कर सकते और बिना शिक्षण किए हम सीख नहीं सकते। तो जब भी आपको इस तरह का पढ़ने पढ़ाने की बात होगी तो निश्चित रूप से मैं आप लोग के साथ रहूंगा। और धन्यवाद आपको पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं इस कार्यक्रम के अगले कड़ी में अगले वक्ता के तौर पर डॉक्टर निधि मिश्रा जी को, जो महिला महाविद्यालय बीएचयू वाराणसी से हैं, आपसे निवेदन रहेगा कि आप स्क्रीन पर आएं और इस विषय पर अपना विचार रखें। डॉक्टर निधि मिश्रा जी, आपको आवाज आ रही है? जी, मेरी आवाज स्पष्ट है? जी जी मैडम, राणा जी से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि मैडम पीपीटी से पढ़ाएंगी, अपना विचार रखेंगी, तो आप पीपीटी को शेयर करने का प्रयास करेंगे। राणा जी, आपको आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। जी 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 मैडम, कंटिन्यूस हो जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और मैं थोड़ा सा लेट ज्वाइन हुई, थोड़ी सी टेक्निकल इशू की वजह से। ये भी जब हम स्मार्ट क्लासेस की बात करते हैं, स्मार्ट लर्निंग की बात करते हैं, तो हर चीज़ की कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं, लेकिन फिर भी हमें इस व्यवस्था के साथ आगे बढ़ना है। तो ये भी कुछ लिमिटेशंस हैं जो टेक्निकल इश्यूज आते रहते हैं। तो सबसे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी और प्रणाम करना चाहूँगी यहाँ बैठे सभी विद्वत जनों को और हमारे आदरणीय प्रिंसिपल सर को और डॉक्टर श्रीकांत पाठक जी को, जिन्होंने अप्रोच किया मुझे, जिनसे मेरी बात हुई थी, उनको धन्यवाद करना चाहूँगी एक ऐसे कार्यक्रम के लिए जो वास्तव में इस समय बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वर्तमान समय की परिस्थितियों के अनुसार ये देखना बहुत आवश्यक है कि स्मार्ट लर्निंग कितनी इम्पोर्टेंट है और साथ ही साथ ये जो स्मार्ट लर्निंग की हम बात कर रहे हैं वो किस तरह से इन फ्यूचर भी हमारे देश को, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो बच्चे हैं और आने वाले शिक्षकों के लिए एक हम कह सकते हैं कि वैश्विक द्वार खोलने का कार्य करेगा, जिससे कि एक इंक्लूजन हो सकता है। जो वर्ल्ड इकोनॉमी है, वर्ल्ड एजुकेशन सिस्टम है, उसमें एक प्रॉपर इंक्लूजन हो सकता है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा है एक प्रयास जहाँ की सीखने की कोशिश की जा रही है। और चूंकि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, तो ये एक अच्छी व्यवस्था है। एक आवश्यकता हमारे सामने आई इस पेंडेमिक सिचुएशन में कि हम सिर्फ जो हमारे ऑफलाइन सिस्टम था, यानी कि आमने सामने की जो पढ़ाई हम करते थे, उससे निकल के हमने एक नई विधा को, नई व्यवस्था को अपनाना प्रारंभ किया है। पिछले साल मुझे लग रहा है कि प्रत्येक शिक्षक हो या छात्र छात्राएं हो, इस व्यवस्था को लेके उन्हें बहुत दिक्कतें आई होंगी, लेकिन अब धीरे धीरे लोगों ने इसे अडॉप्ट कर लिया है और ये एक बहुत अच्छी व्यवस्था है जो कि इन फ्यूचर हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी। तो ऐसे विषय को रखने के लिए और ऐसे विषय पर बात करने के लिए जो विद्वत जनों को बुलाया गया है, इसके लिए आपका कॉलेज जो है बधाई का पात्र है, जिसने कि इस तरह के विषय को आगे बढ़ाने का कार्य किया। सर, मैं समाजशास्त्र की छात्रा हूँ। छात्रा, मैं अध्यापिका नहीं कहूंगी खुद को, क्योंकि अध्यापक भी छात्र ही होता है हमेशा।
जैसा कि आपका भी टॉपिक है, लर्निंग इज नेवर एंडिंग प्रोसेस। ये एक हमेशा चलने वाला प्रोसेस है। और इससे पहले विवेक सर ने भी कहा कि टीचर है तो वो लर्निंग और टीचिंग एक दूसरे से बिल्कुल समान रूप से जुड़े हुए हैं। शिक्षक है तो वो सदैव सीखता रहेगा, और जो सिखा रहा है वो शिक्षक हो सकता है। तो ये एक बहुत अच्छा विषय है जिस पर की बात हो रही है। लेकिन एक समाजशास्त्री के रूप में ये हम लोगों की ड्यूटी के है या हम लोगों का कर्तव्य, एक समाजशास्त्र की छात्रा होने के नाते ये मेरा हम लोगों की ड्यूटी है कि इसमें जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो लिमिटेशंस आ रही हैं, अपॉर्चुनिटीज के साथ हम ये भी देखें कि लिमिटेशंस क्या हैं, यानी कि किस तरह की समस्याएं इस स्मार्ट लर्निंग में या ऑनलाइन प्रोसेस में किस तरह की समस्याएं आ रही हैं, और इन समस्याओं को का निदान किस प्रकार से किया जा सकता है। जी जी एक मिनट सर। उम्मीद करती हूँ कि ये स्लाइड्स जो हैं वो क्लियर हो रही होंगी। जी 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 मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि इस पे मतलब ये थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। बात कर रहे हैं जो मैंने अपने लिए विषय लिया है वो थोड़ा सा आपके विषय से जुड़ा हुआ और थोड़ा हटके है, क्योंकि मैंने अभी एक शिक्षाविद के रूप में बातें की विवेक सर ने, क्योंकि मैं बहुत जल्दी ज्वाइन नहीं कर पाई थी, तो अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्य से मैं पहले स्पीकर को नहीं सुन पाई, जो मेरे लिए बहुत अच्छा होता। विवेक सर को मैंने जितना सुना, उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया कि किस तरह से लर्निंग इम्पोर्टेंट है और किस तरह से हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए। तो ये मैम लर्निंग आपकी आवाज नहीं ऑनगोइंग आ रही है। प्रोसेस, आवाज नहीं स्पष्ट है। आ रही आ रही आ है। रही है। आ रही है जी जी आ रही है। तो मैंने जो विषय लिया है स्मार्ट लर्निंग की जो अपॉर्चुनिटीज हैं और जो चैलेंजेस हैं, एक चैलेंज जो हमारे सामने दिखाई देता है, भारत का एक बहुत बड़ा प्रतिशत गांव में रहता है, जहां पर कि इंटरनेट फैसिलिटी के अलावा बाकी सुविधाएं भी उतनी अच्छे से मौजूद नहीं है। परिवार बच्चों को एक स्मार्टफोन या लैपटॉप या इस तरह की सुविधाएं नहीं दे पाता है, तो बहुत सारी समस्याएं भी इसकी वजह से आती हैं। इसलिए मैंने जो विषय लिया है वो अपॉर्चुनिटीज के साथ मैंने चैलेंजेस भी देखने की कोशिश की है। तो सबसे पहले लर्निंग क्या है? लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम हमेशा नई चीजें, जैसे वुडवर्थ ने कहा, लर्निंग कंसिस्ट इन डूइंग समथिंग न्यू प्रोवाइडेड द न्यू एक्टिविटी इन रेनफोर्स्ड एंड कैन रीअपीयर इन लेटर एक्टिविटीज। अगर हम शॉर्ट में समझें तो लर्निंग नॉलेज अडॉप्ट करने की या ज्ञान का ग्रहण करने की वो प्रक्रिया है जो आजीवन चलती रहती है। और दो सॉरी मैडम एक सेकेंड। राणा जी से निवेदन मैं फिर करूंगा कि दुर्गेश मिश्रा जी इसके बाद वक्ता के रूप में है और वो ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं। एक्चुअली सर मैंने होस्ट उनको बना ज्वाइन दिया है कर। निधि मैम को, अच्छा जी जी तो आप निधि मैम ठीक से है एक ठीक बार। है ठीक है। ठीक है ठीक जी मैडम कंटिन्यू। ये जो लर्निंग की हम बात कर रहे हैं, ये जो हम सीखने की प्रक्रिया की बात कर रहे हैं, सीखने की प्रक्रिया जो है वो आजीवन व्यक्ति के चलती रहती है, जो व्यक्ति सीखता रहता है। और इस प्रक्रिया के साथ मतलब हम कह सकते हैं कि एक सोशलाइजेशन की प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है, जिसमें व्यक्ति सदैव जो है वो सीखता रहता है नई चीजें, नई जैसे कि बात हुई कि एक सिंपल सी रेसिपी बनाना भी लर्निंग प्रोसेस का ही हिस्सा है, तो व्यक्ति उसमें सीखता रहता है। जब हम स्मार्ट लर्निंग की बात करते हैं, स्मार्ट लर्निंग क्या है? स्मार्ट लर्निंग देखिए, जिस हिसाब से जो परिवर्तन आए समाज में, ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन क्लासेस या स्मार्ट लर्निंग की प्रक्रिया इस पेंडेमिक के बाद प्रारंभ हुई है, ठीक है। बढ़ते हुए ग्लोबलाइजेशन 19
कितनी तेजी से डेवलप हुआ। और इस ग्लोबलाइजेशन ने ना सिर्फ वर्ल्ड इकोनॉमी को, आर्थिक व्यवस्था को प्रभावित किया, बल्कि इस इकोनॉमी के साथ साथ इन्होंने टेक्नोलॉजी को, व्यक्ति के जीवन को, हर सेक्टर में जो ग्लोबलाइजेशन या हम जिसे कहते हैं कि एक वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने हर एक जो सेक्टर्स थे उन्हें प्रभावित किया, जिसमें कि टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी भी एक महत्वपूर्ण चीज थी। तो धीरे धीरे प्रौद्योगिकी का विस्तार हुआ और वर्तमान समय में ना सिर्फ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, जो हमारे प्राइवेट संस्थाएं हैं, शैक्षणिक संस्थाएं, इनके अलावा सरकारी शैक्षणिक संस्थाओं ने भी इसे बहुत अच्छे से अडॉप्ट किया है और साथ ही साथ वो भी स्मार्ट क्लासेस को या डिजिटल क्लासेस को डेवलप करने का काम शुरू से कर रही हैं। वैसे तो स्मार्ट लर्निंग की कोई एक पर्टिकुलर डेफिनेशन, मतलब एक निश्चित परिभाषा हम नहीं कह सकते हैं कि स्मार्ट लर्निंग की कोई निश्चित परिभाषा है, लेकिन अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से इसे स्पष्ट किया। जैसे ग्वांग ने माना कि स्मार्ट लर्निंग जो है सबसे पहले वो डिवाइसेस से जुड़ी हुई होती है और साथ ही साथ ये इंटेलिजेंट और इफेक्टिव मोड है जो कहीं ना कहीं आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ होता है, यानी कि जो हम डिवाइसेस यूज करते हैं उससे जुड़ी हुई लर्निंग स्मार्ट लर्निंग के अंतर्गत रखी जा सकती है। अब हम बात करते हैं इंडियन सिनेरियो में स्मार्ट लर्निंग की, ठीक है। उसके बाद हम पेंडेमिक सिचुएशन में देखेंगे कि किस तरह से व्यवस्था हुई है। इंडियन सिनेरियो में अगर हम बात करें तो एजुकेशन क्वालिटी को बढ़ाने के लिए और जो डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव्स की बात हो रही थी उसको ध्यान में रखकर हमारी गवर्नमेंट ने ऑनलाइन प्रोसेस को ज्यादा तेजी से आगे बढ़ाया। हालांकि ऐसा नहीं है कि इससे पहले ये प्रोसेस नहीं चल रहा था, इससे पहले भी ये व्यवस्थाएं थी। 1990 के बाद से धीरे धीरे ऑनलाइन एजुकेशन के क्षेत्र में जो विस्तार हुआ या उसका विकास हुआ वो धीरे धीरे काफी आगे बढ़ा, ठीक है। अब इस पेंडेमिक सिचुएशन में सबको पता है 2019 में वुहान से एक वायरस पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया को जिसने प्रभावित किया वो प्रारंभ हुआ। और इस एक छोटे से वायरस ने ना सिर्फ जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं थी, जो हेल्थ सेक्टर था उसे प्रभावित किया, बल्कि इस एक छोटे से वायरस ने व्यक्ति के प्रत्येक पक्ष को, किसी भी देश के एक साधारण व्यक्ति के भी सभी पक्षों को प्रभावित किया, जिनमें कि हर एक सिचुएशन, उनकी आर्थिक व्यवस्था, उनकी सामाजिक व्यवस्था, उनकी एजुकेशनल सिस्टम। जैसे 2 सालों से लगभग स्कूल बंद है, ये दूसरा साल है, पिछले साल से बंद हुआ था, ये दूसरा साल है जब स्कूल बंद है। तो काम कैसे चल रहा है? थ्रू द ऑनलाइन थिंग्स। जैसा कि मैं देख सकती हूँ कि टाइम काफी कम है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि अपने मेन टॉपिक पे आने की। अब इस स्मार्ट लर्निंग की अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है, यानी कि इसके लाभ क्या क्या है। स्टूडेंट सेंटर्ड, यानी कि जो छात्र हैं वो अपने तरीके से चीजें सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। अच्छा, यहाँ ऑनलाइन लर्निंग में हमें ध्यान देना होगा। अगर टेक्नोलॉजिकल टर्म में मैं जाऊं तो 2 तरह की लर्निंग की बात होती है या 2 तरह के ऑनलाइन प्रोसेस की बात होती है, सिंक्रोनस एंड असिंक्रोनस। सिंक्रोनस जहाँ फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है, जैसे जूम है, मीट है, जैसे हम लोग मिल रहे हैं। शायद ये वेबिनार अगर मुझे जाके या किसी भी स्पीकर को जाके अटेंड करना होता तो वो उसके लिए एक थोड़ी सी कठिनाई होती, लेकिन आज हम पूरे विश्व के किसी भी कोने से किसी भी स्पीकर को बुलाकर और हम उसको सुन सकते हैं, हम उसका जो है उसके ज्ञान से अपने आप को लाभान्वित कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी चीज है, ठीक है। ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन, हम या बहुत सारे हम टीचर्स भी, बच्चे तो अपनी जगह यूज करते, इस्तेमाल करते हैं, हम टीचर्स भी ई ज्ञान कोश या ई-पीजी पाठशाला, जो गवर्नमेंट की एक बहुत अच्छी वेबसाइट है जहां पर आपको सारे मटेरियल्स और सारी जो जरूरत की चीजें हैं वो मिल सकती हैं। तो इन सारे डॉक्यूमेंट्स को इजीली अवेल किया जा सकता है।
ऑनलाइन लर्निंग या स्मार्ट लर्निंग जो अपॉर्चुनिटी है वो हमें 24/7 अवेलेबल होती है, यानी कि हमें विद्यालय जाकर, कॉलेज जाकर हम अटेंड करें, उसके लिए जो टाइम बंधा हुआ है हम उसमें नहीं बंधे। ठीक है, स्टूडेंट इंटरेक्शन बढ़ता है, कॉस्ट इफेक्टिव भी इस हिसाब से है कि क्लासरूम और इन सारी चीजों के सेटअप में जो ज्यादा कॉस्ट आता है वो भी बचता है, और साथ में फ्लेक्सिबल है, हम इसकी फ्लेक्सिबली इसकी व्यवस्था कर सकते हैं। सरकार ने कुछ नई यूजीसी और एमएचआरडी ने बहुत सारे लर्निंग के लिए ऐप और वेबसाइट्स डेवलप किए हैं, जैसे स्वयं ऑनलाइन कोर्सेज हैं, यूजीपीजी मॉक्स हैं, ईपीजी पाठशाला है, स्वयं प्रभा है, यहाँ तक कि बहुत सारे रेडियो चैनल्स और टीवी चैनल्स हैं दूरदर्शन के जो कि एजुकेशन का काम करते हैं। अब हम आते हैं लर्निंग की व्यवस्था देखते हैं, अगर हम तो हमारे यहाँ एक बड़ी समस्या है, वो है एक्सेसिबिलिटी की, पहुंच की। क्या जो जहाँ भी जो भी एरियाज हैं, जो भी स्थान हैं, वहां पर पीसी या टैबलेट, लैपटॉप या स्मार्टफोन, इनकी पहुंच सही तरीके से है? ये देखना एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि जो हम देख रहे हैं ऑनलाइन की व्यवस्था, उसमें अगर आप देखें तो एज ऑफ पार्टिसिपेशन जो है वो 18 से 22 का ज्यादा है। ठीक है, 38% जो है वो 23 से 32 साल के हैं। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, चूंकि हमें उतना टेक्नोलॉजिकल नॉलेज की कमी है और एक्सेसिबिलिटी की कमी की वजह से नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स कम होते जा रहे हैं। चैलेंजेस की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला टेक्निकल इश्यूज, डिजिटल लिटरेसी। क्या वास्तव में हमारे गांव में, रिमोट एरियाज में वो लिटरेसी है, वो ज्ञान है जिससे कि लोग आसानी से स्मार्ट लर्निंग को अपना सकें? जब हम सारे जो शिक्षक हैं, हम सबके साथ, एक सारे शिक्षकों के साथ, सारे बच्चों के साथ ये समस्या आई होगी कि जब हमने पहली बार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे काम करना शुरू किया तो हमें चीजें एक्सप्लोर करनी पड़ी, ढूंढनी पड़ी, अलग अलग तरीकों से उसे सीखने का प्रयास हमने करना पड़ा। ठीक है, तो ये एक बड़ी समस्या है, क्योंकि उस तरह से टेक्निकल लिटरेसी नहीं है। सोशल स्टेटस एक बहुत बड़ा बैरियर है, क्योंकि समाज में सब एक व्यक्ति, भारत एक ऐसा देश है जहां पर एक बहुत बड़ा प्रतिशत निर्धन व्यक्तियों का है। वहां हम ये कैसे उम्मीद करें कि स्मार्टफोन तो हम मान सकते हैं कि अवेलेबल है, लेकिन रेगुलर डेटा जो उनका क्लासेस में खर्च होता है, इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो लैपटॉप पे जो यूज हो सकती हैं वो मोबाइल पे नहीं हो सकती हैं। उसके बाद टीचर और स्टूडेंट ऑनलाइन एजुकेशन के लिए उतने प्रिपेयर्ड नहीं है। रूरल पॉपुलेशन के साथ एडिशनल प्रॉब्लम है, और सबसे महत्वपूर्ण प्रॉपर ट्रेनिंग का बहुत बड़ा अभाव है। समयाभाव होने की वजह से मैं थोड़ा इसको तेजी में लेके जा रही हूँ। अब मेरा जो मुख्य मुद्दा है वो है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। हम सब जानते हैं कि भारत एक ऐसा देश है, सिर्फ भारत नहीं, पूरे वैश्विक स्तर पे लगभग 15% दिव्यांग जनसंख्या है, जिसमें से कि उस 15% का 80% सेंसस 2011 पे आए। 2011 के सेंसस की अगर हम बात करें तो भारत में लगभग 2.68 करोड़ व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से दिव्यांग है, यानी कि कुल जनसंख्या का 2.21%। ठीक है, दिव्यांगता के टर्म में आगे ना बढ़ते हुए, मतलब किसी भी तरह की फिजिकल और मेंटल इनएबिलिटी, कार्य करने की अक्षमता, जो कि समाज जिसे, जो सोशल मॉडल पे अगर हम आते हैं तो सोशल मॉडल कहता है कि नहीं, समाज बताता है कि आप दिव्यांग, समाज जो है वो दिव्यांगता को बढ़ाने का कार्य करता है। अब हम आते हैं एजुकेशन को लेके। इनको देखिए, सेंसस 2011 तो कहता है कि जो दिव्यांग जनता है हमारे पास, दिव्यांग जनसंख्या है, वो 61% एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को अटेंड करती है। यूनेस्को की रिपोर्ट इससे काफी अलग है। भारत के संदर्भ में यूनेस्को कहता है कि मात्र कुल दिव्यांग जनसंख्या का 2%
भाग ही वास्तव में लिटरेट हो पाता है। अब इसके पीछे रीजन देखिए, हम सिर्फ एनरोलमेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन आप अगर इस डेटा को ध्यान से देखें प्रतिशत को, तो आप देखेंगे कि लगभग 45% तो इलिटरेट है। प्राइमरी लेवल पे मात्र 13% जो है वो प्राइमरी लेवल पे, मात्र 12.6% जो है वो सेकेंडरी लेवल पे, और इसके अलावा जो 2.8, और ये रेशियो आप देखिए कि जैसे जैसे हायर लेवल पे यानी ग्रेजुएट एंड अबव पे आते आते मात्र 4.4% दिव्यांग जनता है जो एजुकेशन प्राप्त कर पाती है। और ये जो आप डिफरेंस अगर महिलाओं में देखें, फीमेल डिसेबल पीपल में अगर आप देखें, तो ये काफी ज्यादा है। मतलब बहुत कम प्रतिशत, 2 से 3% महिलाएं ऐसी हैं जो कि हायर एजुकेशन या ग्रेजुएशन लेवल पे पहुंच पाती हैं। ये तो सामान्य समस्या हो गई जो दिव्यांगों की शिक्षा के साथ हमें मिलती दिखाई देती है। अब इस ऑनलाइन प्रोसेस ने, इस ऑनलाइन लर्निंग ने इसे और भी ज्यादा कठिन बना दिया है। वैसे तो एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि हमारे पास प्रॉपर डेटा या प्रॉपर रिसर्च मौजूद नहीं है। MHRD ने जो प्रोग्राम्स स्टार्ट किए, उन प्रोग्राम्स के आधार पर उन्होंने बता दिया कि हाँ हमने ये कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं, लेकिन उन कार्यक्रमों का जो क्रियान्वयन किस तरह से हुआ और क्या वास्तव में वो कार्य कर पाया, इसके बारे में MHRD को रिसर्च की जरूरत है। एक स्वयंसेवी संस्था है, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है स्वाभिमान, जिसने अलग अलग जगहों पर स्टडी की और उसने बताया लगभग 3627 बच्चों, उनके माता पिता और शिक्षकों पर स्टडी करने के बाद इन्होंने बताया कि लगभग 56.5% बच्चे हैं डिसेबल जो कि रेगुलर क्लासेस अटेंड करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। 77% हैं जिनके पास कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। मैं अपनी बात बताती हूँ, मेरी क्लास में भी 2 से 3 बच्चे ऐसे हैं जो कि नहीं देख सकते हैं। उनके साथ एक बड़ी समस्या होती है कि उन्हें क्लास ज्वाइन भी करने के लिए हेल्प चाहिए होती है। बीच में अगर वीडियो या ऑडियो ऑन हुआ तो उन्हें दिक्कत होती है, और साथ ही साथ बाकी चीजें भी उनके लिए परेशानी वाली होती हैं, वो बहुत आसानी से पढ़ नहीं पाते हैं। ठीक है, लगभग 64% मतलब शिक्षकों का कहना है कि बच्चों के पास वो इक्विपमेंट्स नहीं है, मोबाइल नहीं है या ये सब नहीं है जिससे कि वो प्रॉपर तरीके से एजुकेट हो सकें। तो इस सिचुएशन में जब हम स्मार्ट लर्निंग को इतना आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसके बाद इस तरह की सिचुएशन या इस तरह के चैलेंजेस के साथ राणा जी, मेरी आवाज आपको आ रही है? बताइए सर, विवेक दुर्गेश कुमार मिश्रा जी जुड़े हैं क्या? अगर नहीं जुड़े हैं तो वो लिंक भेज रहे हैं, क्योंकि फुल पार्टिसिपेंट दिखा रहा है। बात हो गई है। उनसे एक बार कहिए दुर्गेश ना, कुमार मिश्रा, उनको लिंक पे जरा ओपन हाँ करो। बोल। ठीक है।
जी मैडम, आप कंटिन्यूअस हो सकती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। इसीलिए मैंने थोड़ा जल्दी समाप्त किया क्योंकि मीटिंग एंड होने वाला था, तो मैं लास्ट में कंक्लूजन पे आ रही हूँ। हमने चैलेंजेस देखा, हमने अपॉर्चुनिटीज देखी। अब मुद्दा ये है कि क्या इन चैलेंजेस के साथ हम क्या कर सकते हैं? क्या इस व्यवस्था को छोड़ देना चाहिए या फिर एक नई व्यवस्था को सही तरीके से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है? तो उत्तर एक ही होगा कि समस्याओं को छोड़ देना या पुराने व्यवस्था पे लौट जाना उपाय नहीं है। इन समस्याओं को नए तरीके से दूर करने की आवश्यकता है। अब दूर करने के लिए, किसी भी समस्या को दूर करने के लिए उस समस्या को समझना आवश्यक होता है, जो हमने डिस्कस किया अभी कि किस तरह से रिमोट एरियाज जो हैं, हमारे ग्रामीण क्षेत्र जो हैं, या फिर बहुत इंटीरियर एरियाज हैं जहाँ पर नेटवर्क इशू नहीं, वहाँ पे बहुत नेटवर्क इशू है, जहाँ पर ब्रॉडबैंड कनेक्शन प्रॉपर नहीं है, तो उन सब जगहों के लिए क्या व्यवस्था है कि जो शिक्षक हैं, कोई भी यूनिवर्सिटी या कहीं भी जो शिक्षक हैं, वो 60 और 40% का रेशियो बनाया गया है। यानी कि 60% जो है वो ऑनलाइन और 60% ऑफलाइन और 40% ऑनलाइन की व्यवस्था की जाएगी। तो जरूरत किन चीजों की है? सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है लिटरेसी और टेक्नोलॉजिकल लिटरेसी। मैं गर्व के साथ ये स्वीकार करती हूँ कि हमारे बच्चे हमसे ज्यादा टेक्नोलॉजिकली लिटरेट हैं और मुझे इस बात की बहुत खुशी है। कई बार कुछ समस्याएं होती हैं जो मेरी मीट में या वेबएक्स में मैं सॉल्व नहीं कर पाती हूँ क्लास लेने में, तो उसमें मेरे बच्चे सहायता करते हैं मेरी कि मैम आप इसके माध्यम से अटेंडेंस भी ले सकती हैं, आप क्यों परेशान हैं, या आप वीडियो किस तरह से शेयर कर रही हैं, आवाज अगर नहीं आ रही है तो मैम एक काम करिए आप इस तरीके से वीडियो शेयर करिए। तो ये बहुत अच्छी चीज है कि जो छात्र हैं हमारे, जो आने वाले शिक्षक होंगे या आने वाले अलग अलग सेक्टर्स में जाएंगे, वो हमसे एडवांस हैं। तो इन चीजों को, जो ये एडवांसमेंट है या ये जो टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन है, उन्हें उन क्षेत्रों में पहुंचाने की प्रबल आवश्यकता है जिन क्षेत्रों में इनकी व्यवस्था नहीं है। अब एक बड़ी दिक्कत आती है कि जो निर्धनता का प्रतिशत है, यहाँ जहाँ पर भोजन की भी सुविधा नहीं है, वहाँ टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन कैसे पहुंचाई जाएगी? लेकिन वो भी एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। तो उसके लिए प्रॉपर प्रोग्राम बनाने की जरूरत है और इस प्रोग्राम के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो है सामाजिक शोध, सोशल रिसर्च। ये रिसर्च करना कि किस प्रकार से जो व्यवस्थाएं हैं या किस प्रकार से जो कमियां हैं उन्हें दूर किया जा सकता है। कमिटीज बनाने की जरूरत है और ग्राउंड लेवल पे काम करने की जरूरत है, सिर्फ कागजों पे नहीं, धरातल पर कार्य करने की आवश्यकता है। इसके अलावा जो मेरा मुख्य मुद्दा था, जो दिव्यांगों के एजुकेशन से रिलेटेड, उनके एजुकेशन में वैसे भी पहले से भी काफी समस्याएं हैं, तो उन्हें दूर करके कुछ ऐसे नए ऐप या कुछ ऐसे नई व्यवस्थाएं डेवलप करने की जरूरत है जिससे कि वो आसानी से चीजों को सीख सकें, समझ सकें। इसके लिए एक प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोग्राम, एक व्यवस्थित प्रशिक्षण व्यवस्था बहुत जरूरी है, जिससे जो ना सिर्फ छात्र छात्राओं को बल्कि शिक्षकों को भी दी जाए, जो कि पेरेंट्स को भी दी जाए। तो प्रॉपर ऑनलाइन प्रोग्राम्स की जरूरत है। और हाँ, एक बहुत बड़ी आवश्यकता है वो है सोशल रिसर्च की, जिससे कि उनकी समस्याओं को समझा जा सके। तो ये सारी चीजें एक आवश्यक चीजें हैं जो स्मार्ट लर्निंग या इस नए व्यवस्था के साथ हमें समावेशन में बहुत महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करेंगे, क्योंकि परिस्थितियों से भागना उपाय नहीं है, परिस्थितियों से कोप अप करना और उन परिस्थितियों के साथ समावेशन करने की आवश्यकता है समस्याओं को। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं फिर से आदरणीय प्रिंसिपल सर को और पूरे जो हमारा जो आपका कॉलेज है उस पूरे परिवार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि ऐसे विषय पर उन्होंने इस तरह का कार्यक्रम रखा। और मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम।
आपने अपना कीमती समय दिया और हमारे तमाम श्रोतागण को अपने विचारों से लाभान्वित किया। राणा जी, क्या दुर्गेश मिश्रा जी जुड़ चुके हैं? नहीं आए नहीं सर, वो एडमिट अभी तक नहीं हुए हैं। नहीं जुड़। ना। विवेक सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? विवेक सर? हाँ, बोलिए अभी बात। दुर्गेश जी को थोड़ा सा फोन करेंगे क्या 2 मिनट के लिए? क्योंकि दुर्गेश जी का ही अब नंबर था। एक बार मैंने फोन करने की कोशिश की, रिसीव नहीं हो पाया और काफी समय से मैसेज कर रहे हैं। नेटवर्क इशू के नहीं कारण सर, वो जुड़ नहीं पा रहे होंगे। जी जी, एक बार प्रयास कर लेते हैं, अंतिम प्रयास। हाँ हालांकि हाँ, वो कर लिया जाए। काफी समय से लगे हुए हैं और बार बार मैसेज कर रहे हैं। अगर वो फोन करते तो कुछ बात बनती, और एक बार फोन हमने किया तो रिसीव नहीं हो पाया उनका फोन। वीर बहादुर बात हुई या जुड़ रहे हैं, उनको इन कराओ। जी जी, ठीक है। तब तक इन लोगों से प्रश्न चर्चा ले लो, बच्चों से कोई प्रश्न वगैरह हो तो निधि मैडम उत्तर दें या और भी जो भी है। आगे इस कार्यक्रम से संबंधित जो भी बातें हुई, इसमें किसी को कोई ऐसा प्रश्न पूछना है, किसी विद्यार्थी को कुछ ऐसा आपकी जागरूकता है, या जो भी पार्टिसिपेंट है, तो निधि मैम है और दिलीप मंगराज सर है और डॉक्टर विवेक नाथ त्रिपाठी सर है। आप 3 लोगों में से किसी एक से प्रश्न पूछें। इस विषय से संबंधित कोई कमेंट है? क्योंकि तकनीकी कमी के कारण दुर्गेश मिश्रा जी नहीं जुड़ पाए थे, अभी वो जुड़ रहे हैं। तो किसी को कुछ ऐसा प्रश्न है, जानना है, तो आप बोले। दुर्गेश जी जुड़ चुके हैं। दुर्गेश सर जुड़ गए हैं। जी जी, आप माननीय दुर्गेश कुमार मिश्र जी जगत गुरु राम भद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय चित्रकूट से हैं। सर, आपसे आग्रह है कि आप स्क्रीन पर आए और इस विषय पर अपने विचार रखें। दुर्गेश कुमार मिश्रा जी। दुर्गेश सर, आवाज आ रही है? हेलो। हाँ जी, दुर्गेश से आवाज आ रही है? हाँ हाँ हाँ, आ रही है। जी जी। हेलो। जी जी, आवाज आ रही है सर। अच्छा अच्छा, मुझे ही करना है? हाँ जी, आप ही को। अच्छा, थैंक यू। शिक्षक प्रशिक्षण के क्षेत्र में ज्ञान की अलग जगह रहे प्रतीक कॉलेज ऑफ एजुकेशन के तत्वाधान में आयोजित 1 दिवसीय वेबिनार कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे विभिन्न विश्वविद्यालयों के माननीय कुलपति जी, मुख्य वक्तागण, प्रतीक कॉलेज संयोजक मंडल के समस्त सहयोगी गण, विभिन्न दूर अंचलों से जुड़े हुए समस्त आचार्यगण एवं भावी शिक्षक, आज जिस वेबिनार कार्यक्रम के माध्यम से हम जुड़े हुए हैं, वास्तव में एक ऐसा विषय है कि जिस विषय को हम मात्र 1 दिन में या कुछ समय प्राप्त करके हम उसको पूरा नहीं कर सकते। जैसा कि हम सभी को यह विदित है कि इस भूधरा का सबसे विवेकशील प्राणी के रूप में मानव माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि अन्य जीव जंतुओं में, प्राणियों में
प्रकृति द्वारा प्रदत्त चीजों में वो सर्वश्रेष्ठ है। ऐसे में ये माना जाता है कि ईश्वर ने इस भूधरा पर जैविक, भौतिक एवं मानवीय संसाधनों की जो उपलब्धता सुनिश्चित की है, उन सबके बीच एक कोऑर्डिनेशन स्थापित करने का कार्य अगर किसी में है तो वो है मानव। जहां तक लाइफ लॉन्ग लर्निंग ए नेवर एंडिंग प्रोसेस एंड द ओनली ऑप्शन टू बी स्मार्ट, जो विषय है वास्तव में एक ऐसा विषय है कि जिसको हम जितना भी कहें उतना कम होगा। एक बार की बात से मैं अपने व्याख्यान की शुरुआत में करूंगा कि एक बार मैं ट्रेन में यात्रा कर रहा था और मेरे सीट के बगल में ही एक परिवार का रिजर्वेशन था। वहां पे कुछ बच्चे पहले से आकर बैठे हुए थे। जब उन लोगों की बारी आई, अर्थात जिनकी सीट थी, वो लोग आए और उन बच्चों से रिक्वेस्ट करना शुरू किया, तो मैंने यहाँ पे देखा कि एक ऐसी स्थिति क्रिएट हुई कि वास्तव में ये लगा कि ये हो क्या रहा है। उस लड़के ने कहा कि आपकी सीट है, ये तो मेरी सीट है, मुझे यहां बैठना है, आपने पूरे ट्रेन का रिजर्वेशन करा रखा है क्या? उस व्यक्ति ने कहा, कहां से आए हो? क्या तुमने जीवन में यही सीखा है? कहां से पढ़े हो? किस गांव के हो? किस क्षेत्र के हो? वास्तव में इस घटना का अगर हम जिक्र करें तो निश्चित रूप से कई बातें हमारे सम्मुख आती है कि आपने जीवन में क्या सीखा, हाउ टू लर्न, किससे सीखा, कितना सीखा और कब सीखा। इन हर तरह के प्रश्नों का अगर जवाब मुझे देखना हो तो उस बालक के द्वारा जो किए गए कृत्य थे उसमें वो परिलक्षित हो रहे थे। मेरे कहने का मतलब और इस प्रकार के एग्जाम्पल देने का मतलब ये है कि वास्तव में सीखने की जो प्रक्रिया है, जो हमने अपने माता पिता से, अपने अभिभावक से, अपने समाज से, अपने आसपास के लोगों से जो चीजें हमने सीखी हैं, क्या उसका प्रतिफल ही अपने व्यवहारों में हम उजागर करने का कार्य कर रहे हैं? तो कहीं ना कहीं इस प्रकार की जो बातें हैं वे हमें इशारा कर रही हैं कि हमने जो अपने अतीत में जो सीखा है, चाहे वो हमारे माता पिता रहे हों, चाहे वो हमारे परिवार के मेंबर रहे हों, या हमारे आसपास पड़ोस के लोग रहे हों, या हमारे गुरु रहे हों, या वो हर तरह की परिस्थितियां रही हों कि जिन परिस्थितियों में हमने सीखा है, उन सबका प्रतिनिधित्व करने का कार्य वास्तव में हमारे कृत्यों के द्वारा होता है, हमारे व्यवहारों के द्वारा होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि वास्तव में अधिगम की जो प्रक्रिया है, जिसको हम मनोविज्ञान में अधिगम कहते हैं, और का कार्य करेगा। बात ये आती है कि जो सीखने और सिखाने की जो परंपरा हमारी रही है, जिसको हम वैदिक परंपरा के नाम से जानते हैं, एक ऐसा एटमॉस्फियर, एक ऐसी परिस्थिति जिस परिस्थिति में शिक्षा का कार्य गुरु और शिष्य के मध्य एक अच्छे वातावरण में, एक अच्छे संबंधों के बीच संचालित करने का कार्य जो उस समय किया जाता है। हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों से हमने क्या सीखा है? उन ग्रंथों में वर्णित प्रकृति प्रदत्त चीजें, जिसमें तरह तरह की चीजों का जिक्र किया गया है, उसकी महत्ता को स्वीकार किया गया है। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, जल, नदियां, प्राकृतिक संपदाएं, इन सब की महत्ता अगर हमने देखनी हो तो इसके लिए हमारे वेद, पुराण, उपनिषद, धार्मिक ग्रंथ इत्यादि इस बात के द्योतक हैं कि हम हर तरह की परिस्थितियों में, हर तरह के व्यक्तियों से, हर तरह की प्राकृतिक संसाधनों से हमें सीखने का जो है प्रयास करना चाहिए। मुझे याद है वो दिन जब हम लोग छोटा हुआ करते थे। कभी कभी विभिन्न प्रकार के कविताओं के माध्यम से, विभिन्न प्रकार की कहानियों के माध्यम से हमने तरह तरह की चीजें अपने अभिभावकों से, अपने से जो बड़े लोग हैं उनसे हमने सीखा है।
कि कैसे हमारी प्रकृति, कैसे गॉड गिफ्टेड चीजें हमें सिखाने का कार्य करती। मुझे लग रहा है कि उस समय के दौरान हर तरह के व्यक्ति, हर तरह के स्टूडेंट ने अपनी लाइफ में जरूर सीखा होगा। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ। तो क्या प्रकृति भी हमें सिखाती है, पशु पक्षी भी हमें सिखाते हैं। काकचेष्टा बकोद्यानम की बात की गई है। तो भारत में मानव की ये प्रवृत्ति रही है कि उसने हर तरह की चीजों से सीखा है, चाहे वो प्रकृति प्रदत्त नदियां रही हों, पर्वत रहे हों, पठार रहे हों, जीव जंतु रहे हों, इन हर तरह की चीजों को अपने ज्ञानेंद्रियों एवं कर्मेंद्रियों के माध्यम से उसको जानने का प्रयास किया है, उसको जो है सीखने का प्रयास किया है। ऐसे में हमारी ये परंपरा रही है कि सीखने और सिखाने का कार्य जो हमारी वैदिक संस्कृति में संचालित था, वैदिक सभ्यता में संचालित था, उसको हम अपने आने वाली पीढ़ियों के माध्यम से उस ज्ञान को हस्तांतरित करने का कार्य करें। और आज जिस रूप में हम विभिन्न किताबों में, विभिन्न सेक्शंस में हम जो तरह तरह की चीजें पढ़ने का कार्य करते हैं, अतीत में व्यतीत उन घटनाओं को पढ़ने का कार्य करते हैं, तो ये लगता है कि आज भले ही हमने प्रगति की हो, भले ही हमने तरह तरह की चीजों का आविष्कार किया हो, तरह तरह की तकनीकियों को विकसित करने का कार्य किया हो, लेकिन वह जो शैक्षिक परंपरा रही, चाहे वैदिक कालीन रही हो या बौद्ध कालीन रही हो, उन परंपराओं ने हमें बहुत कुछ देने का कार्य किया है, हमें सिखाने का कार्य किया है, जो हमारे जीवन को सफल, समृद्धिमय और आनंदमय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते आ रहे हैं। जब हम इतिहास के पन्नों को पलटने का कार्य करते हैं, तो ऐसे में हम देखते हैं कि तरह तरह की ऐसी बातें, तरह तरह की ऐसी शैक्षिक परंपरा के अंतर्गत किए जाने वाले कार्य, एक अच्छा अनुशासन पद्धति, एक जीवन जीने का एक अच्छा तौर तरीका, एक सफलमय जीवन की परिभाषा अगर देखनी हो, अपने जीवन में कुछ अच्छा लाने का कार्य करना हो, तो हमें कहीं ना कहीं इतिहास के पन्नों को जो है पलटना होगा। जैसे ही हम बौद्ध कालीन शिक्षा की बात करते हैं, तो बौद्ध काल में हमने देखा कि एक ऐसी परंपरा जिसको हम भिक्षाटन के नाम से जानते हैं, आज वर्तमान समय में हमें लग रहा होगा कि आज हम स्मार्टनेस की इस दुनिया में हम भिक्षाटन की बात कर रहे हैं, तो एक अजीब सी फीलिंग हमारे अंदर जो है महसूस हो रही है। लेकिन अगर इसके रहस्य को हम देखें, उसमें छिपे हुए तथ्य को अगर हम देखें, उसमें छिपे हुए ज्ञान की ओर अगर हम देखें, तो हमें कहीं ना कहीं गर्व की अनुभूति होती है। हमारे अंदर कुछ जानने की जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि एक बालक को कैसे विभिन्न क्षेत्रों में भिक्षाटन हेतु जाने का अवसर प्राप्त होता था, बौद्ध भिक्षुओं की निगरानी में कैसे वह एक संयमी जीवन व्यतीत करते थे और विभिन्न प्रकार के कृत्यों को करते हुए अपने जीवन मूल्यों का संरक्षण वो कैसे करते थे, अपने जीवन मूल्यों को कैसे वो जीने का कार्य करते थे। वास्तव में उस परंपरा को देखने के बाद ये लगता है कि व्यक्ति का अगर स्मार्टनेस अगर देखना हो, तो आज भौतिक युग में हम तरह तरह के परिधान पहन करके, तरह तरह के सौंदर्य से संबंधित चीजों का उपयोग करके भले ही कुछ समय के लिए हम अपने को अच्छा बनाने का प्रयास करते हैं और उसी को आज स्मार्ट के रूप में हम जानने का प्रयास करते हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि हमारी स्मार्टनेस वो नहीं है। हम टाई बेल्ट पहन करके, हम कोट पहन करके, हम स्मार्टफोन रख करके, स्मार्ट सिटी में जा करके, स्मार्ट जगह पे जा करके अपने स्मार्ट होने का परिचायक नहीं हो सकते। स्मार्टनेस होती क्या है?
वो कहीं ना कहीं अगर देखना है, वास्तविकता के धरातल पर अगर हमें जानना है, हमें उसका अनुसरण करना है, तो निश्चित रूप से हमें अपने अतीत में व्यतीत उस पन्नों को भी पलटना होगा, जिसमें एक संयमी जीवन की एक अलग परिभाषा, एक अनुशासित जीवन के अंतर्गत, परिवेश के अंतर्गत रह करके तरह तरह के नैतिक मूल्यों को सीखना, एक आदर्श स्थिति को जानना, एक आपसी संबंध को जानना, ये अगर देखना हो, उससे अगर हमें सीखना हो, तो निश्चित रूप से उसका हमें कहीं ना कहीं अनुसरण करना चाहिए। इसलिए जैसे ही हम बौद्ध कालीन शिक्षा व्यवस्था में भिक्षाटन की बात करते हैं, तो आज के समय में ये लगेगा कि भिक्षाटन बहुत गलत कार्य है, लेकिन जरा सोचिए, उस समय स्थापित इस प्रकार के बौद्ध मठ एवं विहार जो होते थे, उन बौद्ध मठों एवं विहारों की जो व्यवस्था संचालित होती थी, खान पान से संबंधित, रख रखाव से संबंधित, उसमें राजाओं की भी भूमिका होती थी, और एक प्रयोगात्मक रूप में हमें अपने कर्मेंद्रियों के माध्यम से कुछ प्रशिक्षण प्राप्त होता था। जैसे ऐसे बौद्ध भिक्षु जाकर के विभिन्न घरों में भिक्षाटन करने का कार्य करते थे। उसमें कई बातें हमारे सम्मुख आएंगी कि आखिर भिक्षाटन में होता क्या है। तो कहीं ना कहीं भिक्षाटन की जो प्रवृत्ति विद्यार्थियों में डेवलप करने का कार्य उस समय किया जाता था, उसमें अनुशासन छिपा हुआ था, उसमें कहीं ना कहीं विनम्रता छिपी हुई थी, कहीं ना कहीं उसमें सहनशीलता छिपी हुई थी, कहीं ना कहीं एक अच्छा आचरण उसमें छिपा हुआ था। इस प्रकार से करके हम अपने जीवन में इन हर तरह की चीजों को अगर ग्रहित करने का कार्य करें, तो निश्चित रूप से हमारे अंदर स्मार्टनेस बढ़ जाएगा। यानी स्मार्टनेस का मतलब यह है कि एक्सटर्नल ब्यूटी नहीं है, हमारे अंदर इंटरनल ब्यूटी होनी चाहिए, जो हमारे विचारों से, जो हमारे कृत्यों से, जो हमारी अच्छी सोच से परिलक्षित होने का जो है कार्य करती है। ऐसे में अगर हम देखें तो लर्निंग की बात की जाती है। वास्तव में लर्निंग कम समय में नहीं किया जाता है, यह जीवन पर्यंत व्यक्ति सीखता रहता है। अधिगम मानव की एक ऐसी भूख है जो व्यक्ति जब तक इस भूधरा पे रहेगा, तब तक वह किसी न किसी रूप में उसके अंदर ये चीजें जो है विद्यमान रहेंगी। तब तक उसकी क्षुधा जो है नहीं भरेगी, जब तक वो विभिन्न प्रकार की चीजों से, विभिन्न प्रकार के ज्ञान से, विभिन्न प्रकार की जानकारियों से वह अवगत नहीं होगा। इसलिए हमारे कहने का मतलब ये है कि शिक्षण के अंतर्गत भी हम सीखने का कार्य करते हैं, लेकिन क्या वास्तव में आज की जो अधिगम की प्रक्रिया या सीखने की जो प्रक्रिया संचालित हो रही है, क्या वो ठीक ढंग से संचालित हो पा रही है? क्या उसी को आत्मसात करके हम अपने जीवन को आनंदमय बना सकते हैं, अपने जीवन में तरह तरह की चीजों में प्रदर्शित करने का कार्य कर सकते हैं? तो ऐसे में जो तरह तरह की जो बात आती है, उसमें हम देखते हैं कि लर्निंग की जब बात की जाती है, तो एल को अगर हटा दिया जाए, यानी कि लैंग्वेज को हटा दिया जाए, लिंग्विस्टिक को हटा दिया जाए, लाइबिलिटी को हटा दिया जाए, तो एक अर्निंग का साधन बन जाता है। लर्निंग में जब एल हटा दिया गया, तो निश्चित रूप से शिक्षा की व्यवस्था में, सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में एक बहुत बड़ा आमूलचूल परिवर्तन ये आया कि शिक्षा ने क्या किया, एक व्यवसायिक रूप धारण कर, जिसका प्रतिफल आज देखने को मिल रहा है। इसके पहले मैं उद्घाटन सत्र के अंतर्गत सर की बातें मैंने सुनी, दिलीप सर की बातें मैंने सुनी, माननीय दिलीप सर की बातें मैंने सुनी। उन्होंने इन बातों का जिक्र किया। आज विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेजों में जब सर का दौरा होता है या विजिट के लिए जाते हैं, तो विभिन्न कॉलेजों में क्या स्थितियां आज रही, किस तरह की समस्याएं आज देखने को मिल रही हैं। तो आज जो शिक्षा का व्यवसायीकरण हो गया है, हमने लर्निंग को अर्निंग का एक बहुत बड़ा स्रोत माना है, और उसके पीछे न जाने कितने
आने वाली पीढ़ियों का भविष्य हम खराब करने का कार्य कर रहे हैं, वह किसी से छिपा नहीं है। जब तक हम इसमें अमूलचूल परिवर्तन लाने का कार्य नहीं करेंगे, जब तक हम सरकार के रूल, रेगुलेशन एवं नॉर्म्स को फॉलो करने का कार्य नहीं करेंगे, तब तक निश्चित रूप से जो सीखने और सिखाने की प्रक्रिया आज विभिन्न शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों में हो रही है, वह ज्ञान किसी से छिपा नहीं है। इसलिए आज आवश्यकता इस बात की है कि सीखने और सिखाने के अंतर्गत हमें विभिन्न तरह की बातों पर भी ध्यान रखना होगा। हम किसे सिखा रहे हैं, हम किस लिए सिखा रहे हैं, हमारे सिखाने का उद्देश्य क्या है, क्या जिन बच्चों को हम सिखा रहे हैं वह सीखने के लिए तत्पर हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं, कहीं ना कहीं प्रभावित तो वो नहीं हो रहे हैं, क्या वो सीखने सिखाने का एटमॉस्फेयर वहां पे क्रिएट हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। इन हर बिंदुओं पे हमें किसी न किसी रूप में ध्यान देने की आवश्यकता है। इसलिए ये माना जाता है कि जब तक हम इस भूधरा पे जीवित रहेंगे कुछ न कुछ सीखने का कार्य, चाहे वो प्रकृति से हो, आसपास के लोगों से हो, परिस्थितियों से हो, शैक्षिक परिवेश में हो, या अन्य लोगों से हो, या मनोरंजन के साधनों से हो, इन हर तरह के स्रोतों के माध्यम से हमें अपने जीवन में उन अच्छाइयों को ग्रहित करने का कार्य करना है कि जिसके द्वारा हमारा व्यक्तित्व छलके, हमारे अंदर वो आभा प्रस्फुटित हो, हमारे अंदर ज्ञान का वो ओजस जो है प्रदर्शित हो सके, जिसको देख करके सामने वाला भी जो आश्चर्यचकित हो। ये स्मार्टनेस हमारी, वह कैसे बन सकती है? हमारे नॉलेज से बन सकती है, हमारे आचरण से बन सकती है, हमारे बिहेवियर से बन सकती है, हमारे विभिन्न प्रकार के कर्मों से बन सकती है। इसलिए आज पश्चिमी सभ्यता का अमलीजामा पहन करके हमें इस प्रकार के बहुरूपीय का रूप धारण नहीं करना है कि यही हमारी स्मार्टनेस है। उस हमें नेचुरल ब्यूटी को बचाना है कि जो हमारे अंदर निहित है, जो हमारी संस्कृति में निहित है, जो हमारे पहनावे में, जो हमारे खान पान में, जो हमारे रहन सहन में किसी न किसी रूप में हमारे हृदय में विद्यमान है। उस संस्कृति को, उस भारतीय सभ्यता को, उस धरोहर को, उस संस्कार को हमें अपने अंदर जो है ग्रहित करना होगा। वही हमारे लिए सबसे अच्छा स्मार्टनेस बनने का तौर तरीका हो सकता है। और यह व्यक्ति हर क्षेत्रों में, हर दिशाओं में, हर जगह अपना जो है परचम लहराने का कार्य कर सकता है। मानव की जब बात आती है तो मानव की ये प्रवृत्ति रही है कि वह प्रकृति के साथ उस तरह का सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाता है। जिस प्रकृति ने हमको उठना सिखाया, चलना सिखाया, गिर करके उठना सिखाया, वो कलकल करती धारा, वो हवाओं का कान तक आकर के हमारे श्रवणेंद्रियों तक जो है गूंजना, कितना एक अच्छा मनोरम और प्राकृतिक वातावरण में हम सीखने का कार्य करते थे। उन भावों को अगर देखना है, उन भावों से हमें कुछ सबक लेना है, कुछ सीखना है, तो हमारे जो कवि हैं, हमारे जो राइटर्स हैं, जो हमारे, उन लोगों ने कितना सचित्र इसका वर्णन अपनी विभिन्न पंक्तियों के माध्यम से किया, उसको हमें आत्मसात करने की आवश्यकता है। और जब तक इसको अपने हम व्यवहारों में परिलक्षित नहीं करेंगे, अपने कार्यों में नहीं दिखाएंगे, तब तक स्मार्टनेस की जो बात की जा रही है वो सिर्फ कल्पना मात्र है। मानव ने जैसे ही प्रकृति के साथ खिलवाड़ करना शुरू किया, यानी कि मानव की प्रकृति के प्रति जब प्रवृत्ति चेंज होती है तो उसी समय विकृति की शुरुआत होती है। आज समूचा विश्व आज एक ऐसी महामारी के दौर से गुजर रहा है, उसमें तरह तरह की बातें आ रही हैं, उसमें प्राकृतिक भी माना जा रहा है, मानवीय भी माना जा रहा है। ऐसे में क्या हम गौर करें कि मानव के द्वारा इस प्रकार की समस्याएं क्रिएट हो रही हैं,
कि प्रकृति का मानव के प्रति उस विकृति फैलाने का जो प्रतिफल है, तो अभी कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। कई लोगों ने माना कि जैविक है, कई लोगों ने माना कि नेचुरल है। ऐसे में कहीं ना कहीं मानव की स्वार्थपरता, मानव के द्वारा ग्रहित किए गए गलत जानकारी हमें विभिन्न क्षेत्रों में गलत कार्यों को करने हेतु प्रेरित करने का कार्य करती है। ऐसे में हमें चाहिए कि जिस परंपरा में हम जीते आ रहे हैं, जिस संस्कृति को हमने एडॉप्ट किया है, जिस तरह की बातों को हम अपने जीवन में एक आदर्श के रूप में जानने का प्रयास किया है, उन बातों का अगर हम अपने आने वाली पीढ़ियों को ज्ञान के रूप में, उनको सिखाने के रूप में अगर प्रदान नहीं करते हैं, तो हमारे सामने यही विकृति देखने को मिलेगी जो आज तरह तरह की देखने को मिल रही है। इसलिए हमें एक ऐसे मानव के रूप में, ऐसे व्यक्तित्व के रूप में अपने आप को प्रदर्शित करने का कार्य करना है, जो व्यक्ति अपने इंटरनल ब्यूटी को एक्सटर्नल के रूप में, अपनी आभा के रूप में, अपने ज्ञान चक्षु के रूप में, अपने व्यवहारों के रूप में समाज के बीच स्थापित करके समाज को आगे बढ़ने में, अपने राष्ट्र को आगे बढ़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। इन्हीं बातों के साथ और इन्हीं उम्मीद के साथ कि कहीं ना कहीं आज जिन क्षेत्रों में हम प्रगति कर रहे हैं, इन प्रगति के पीछे हमारी जो गलत धारणाएं हैं, उन धारणाओं के प्रतिफल ही आज दुर्गति हमें देखने को मिल रही है। इसलिए हमें अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपनी परंपरा, अपने संस्कार को अपने और अपने आने वाली पीढ़ियों के अंदर विभिन्न प्रकार के स्रोतों के माध्यम से, चाहे वो दिखा करके हो, सुना करके हो, प्रदर्शन करके हो, अनुकरण करके हो, या लिख करके हो, या पढ़ करके, उन्हें पहुंचाने का कार्य करना चाहिए। इस कार्यक्रम में मुझे वक्ता के रूप में कुछ कहने का जो अवसर प्राप्त हुआ, इसके लिए प्रतीक कॉलेज ऑफ एजुकेशन के समस्त संयोजक मंडल के सदस्य, खासतौर पर वीर बहादुर जी को मैं, और उनके प्रबंधक जी, कॉलेज के प्रिंसिपल सर, और इसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए जो विभिन्न व्यक्ति हैं, उन सभी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने जो है कुछ कहने का, कुछ जानने का, कुछ बताने का जो सुअवसर प्राप्त किया है। धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद दुर्गेश जी, आपने अपना कीमती समय दिया, और हमें लगता है कि इस कार्यक्रम में जो आपने समय दिया, और उस समय को देने के लिए आपने जितना अथक प्रयास किया, क्योंकि जिस मोबाइल पर आप फोन कर रहे थे या उससे मैं फोन करता, उसी से मैं संचालन कर रहा था। राणा जी से और विवेक सर से मैंने आग्रह किया और आपको फोन किया, और आपने संपर्क साधा, और इस तकनीकी कमी के कारण आप नहीं जुड़ पा रहे थे। इसके लिए मैं कॉलेज की तरफ से माफी चाहता हूं कि यह कमी आ गई और आप समय से नहीं जुड़ पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं डॉक्टर श्रीकांत पाठक सर से निवेदन करूंगा कि आप स्क्रीन पर आए और इस कार्यक्रम को के समापन की घोषणा और धन्यवाद ज्ञापन का कार्य प्रारंभ करें। डॉक्टर श्रीकांत पाठक जी। जी सर, धन्यवाद वीर बहादुर सर। नेशनल वेबिनार अपने समापन के क्रम में धीरे धीरे जा रहा है। मैं डॉक्टर श्रीकांत पाठक इस वेबिनार में उपस्थित और इस वेबिनार के आयोजन में प्रेरणा के स्रोत सबसे पहले माननीय प्रबंधक जी श्री मुकेश कुमार राय जी,
श्रद्धेय हमारे प्राचार्य जी डॉक्टर रंजन कुमार शर्मा जी के प्रेरणा के माध्यम से यह वेबिनार संचालित हुआ। इस वेबिनार में जयप्रकाश विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर फारूक अली साहब, पूर्व कुलपति प्रोफेसर लक्ष्मी नारायण सिंह जी, मुख्य वक्ता के रूप में हमारे आतिथ्यगण श्रद्धेय माननीय दिलीप जी, डॉक्टर विवेकनाथ त्रिपाठी जी, डॉक्टर निधि मिश्रा जी एंड डॉक्टर दुर्गेश मिश्र जी। आप सभी लोगों ने जो अपना अमूल्य समय हमारे महाविद्यालय परिवार को दिया है, अपने शुभ विचारों से हमारे छात्र छात्राओं को लाभान्वित किया है, इसके लिए हम और हमारा महाविद्यालय आपके लिए चिरकाल तक ऋणी रहेगा। और ये आशा भी हम करते हैं कि जब हमें और हमारे महाविद्यालय परिवार को जब आपके विचार और मार्गदर्शन की आवश्यकता हो तो निस्संदेह पूरे आत्मविश्वास के साथ हम ये कहना चाहेंगे कि आप लोग अपना अमूल्य समय और अपना आशीर्वचन हम लोग को देंगे। एक संदर्भ आया, चूंकि हमारे बच्चे भी यहाँ बैठे हैं, लर्निंग पॉइंट पर, और एक शब्द हमारे प्राचार्य जी ने उसमें जो इंक्लूड किया है स्मार्ट लर्निंग, तो इसके लिए दो लाइनों को मैं बोलना चाहूंगा। लिखा है किसी विद्वान ने कि लेट अस लर्न फॉर आवर चिल्ड्रन, हम अपने बच्चों के लिए कुछ सीखें, एंड लेट अस लर्न फॉर आवर नेशन, और अपने राष्ट्र के लिए भी सीखें। आज डिजिटल युग है, प्रेजेंट टाइम स्मार्ट एजुकेशनल लर्निंग कैन हैपन एनी टाइम एंड एनीवेयर। ये हमारे बच्चों के लिए बड़ा प्लस पॉइंट है कि सब जगह उपलब्ध है और आज हम इसका लाभ ले सकते हैं। स्मार्ट लर्निंग इज ए ब्रॉड टर्म फॉर एजुकेशन इन टुडे डिजिटल एज। आप लोगों ने अपना जो अमूल्य समय मुझे ये महाविद्यालय परिवार को दिया है, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और महाविद्यालय परिवार और हम सब लोग आपके आभारी हैं। धन्यवाद। इसी के साथ इस वेबिनार के समापन की घोषणा करते हैं। धन्यवाद।